कम बजट में आपने फिल्म बनाई। मैंने 2 करोड़ में, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। आप दुखी हो इस बात से? आप एक मैं दुखी नहीं हूँ सर, मैं आपको बता दूं, आप जिस वजह से मेरे को बोल रहे हो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। नहीं डीप थॉट के साथ, एक फीलिंग के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने सिर्फ 2 करोड़ में फिल्म बनाई है। मैं इसको 50 लाख में बनाना चाहता था। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट विद द मार्केट टुडे, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट विद द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ऑडियंस इज डिवाइडेड। एक एक्सपेरिमेंट करूँ, एक 2 करोड़ की बनाओ, ऑडियंस को समझो ये कैमरा है, कैमरे को समझो, नया कैमरा है मेरे हाथ, फिर मैं देखता हूँ शायद मैं 5 का 25 कर दूँ या 20 कर दूँ या 200 कर दूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब फिल्म इंडस्ट्री ये फिल्म देखे तो बोले कि ये झूठ बोल रहा है, ये पिक्चर 2 में नहीं बनी। बोले ना, जब दिव्या मेरे पास आई उसके बाद 4-5 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, और मुझे याद है मैं अस्पताल गया जहाँ उनकी बॉडी थी, मैंने दूर से देखी। आई थिंक मे बी आई वॉज द फर्स्ट पर्सन। आज वो अक्षय कुमार क्यों हैं? सनी देओल तो मेरे फेवरेट है, नंबर 1 फेवरेट है, नसीर को तो मैं ले ही रहा हूँ हर फिल्म। जर्नलिज्म भी सर आउट ऑफ हैंड हो गया है। हे हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी आप सिनेमा को देखते हैं और फिल्म को आप फॉलो करते हैं, आपने गाने सुने होंगे कई सारे, जैसे कि तिरछी टोपी वाले, या फिर अगर आप मिलीनियंस हैं, 90s के किड्स हैं, तो आपने गुप्त के गाने सुने होंगे, या फिर मोहरा के गाने तो आपने बिल्कुल सुने ही सुने होंगे। ये जो गाने हैं, ये जो फिल्में हैं, एक हिसाब से एक चलन हुआ करती थी, एक हिसाब से ट्रेंड है और आज भी है। दोस्तों, इन फिल्मों के जो मेकर हैं वो कोई और नहीं बल्कि इस वक्त खुद मेरे साथ हैं द लेजेंडरी राजीव राय जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिल्मी फीवर में। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपना जो है ना कृतज्ञता आपके सामने व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझे कंसिडर किया, और मुझे पता चला कि आप मेरे वीडियोस को भी देखते हैं, आप थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग। जो आपने 90s में जो आपने फिल्में दी है ना, वो आज भी लोगों के जहन में है। एक हिसाब से एवरग्रीन काइंड ऑफ जो मेमोरीज है लोगों के जहन में है, लोग उसको जीना चाहते हैं, वैसी आपने फिल्में दी है। जी हाँ। जब भी उन फिल्मों का जिक्र होता है लोग उस ख्यालों में चले जाते हैं, उस जोन में चले जाते हैं। आपने एक अलग एक ऑरा आपने सेट किया है हमारे हिंदी सिनेमा में, उस ऑरा के बारे में जानना चाहूँगा। आपने जो सेट किया है वो आज के दौर में काफ़ी कम देखा जाता है फिल्म मेकर्स के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? पहले तो मैं ये कहूँगा थैंक यू कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं सर। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, कि मैंने आपके बहुत प्रोग्राम्स देखे हैं, और देसाई साहब के साथ गेटी गैलेक्सी, मनोज जी, तो मेरे लिए भी ये खुशी है, प्रसन्नता है कि मैं यहाँ ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। थैंक यू। उसके आगे आपका प्रश्न है कि क्या कहना चाहेंगे उस ऑरा का और उस वक्त का जो बिल्कुल था, तो स्पेसिफिकली क्या मतलब उस समय में जो हुआ वो अभी नहीं है, ये है आपका प्रश्न? उसकी थोड़ी सी मिसिंग है सर। हाँ, मैं कह सकता हूँ। तो क्या है कि समय, देखिए जब मैं छोटा था फिल्में देखता था तो हमने साइलेंट पिक्चरों के बारे में, जब स्टूडेंट से अंडर 10 ईयर्स, तो साइलेंट पिक्चरें की बातें होती थी कि ज़माना था पिक्चरें आती थी जिसमें साउंड ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम लोग साउंड देखते थे, ब्लैक एंड वाइट। मैं ब्लैक एंड वाइट पिक्चरों में ग्रो अप हुआ, तो ब्लैक एंड वाइट पिक्चरें मैंने आई थिंक बहुत देखी हैं। और जब डैडी डिस्ट्रीब्यूटर होते थे तो हर हफ्ते ट्रायल होता था, उन दिनों में ट्रायल होता था थिएटर में, ट्रायल रूम में, प्रीव्यू रूम में, तो एक एक पिक्चर हमको 15-15 बार देखनी पड़ती थी टू मेक चेंजेस अगर प्रोड्यूसर चाहते थे। तो वो दौर मेरे आगे एकदम जैसे कि ये कल के जैसे है। ये कल जैसे अभी सुबह उठता हूँ मुझे लगता है अरे मैंने जब प्यार किसी से होता है, देवानंद की पिक्चर 15 बार देखी, और ये देखी वो देखी। तो उसके बाद फिर कलर का ज़माना आया। बिल्कुल। ये कलर के आने से पहले सिर्फ गाने डालते थे, एक गाना होता था जो कलर में होता था ब्लैक एंड वाइट पिक्चर के अंदर। तो मेरे को डैडी ने एक दिन बोला एक ट्रायल है बेटे, जाके देखते हैं, उसके अंदर एक कलर का गाना है, पिक्चर ब्लैक एंड वाइट है पर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो फिर उसके बाद 2 गाने होते थे कलर के उस पिक्चर में। तो मैंने वो भी समय देखा है मोनो का। फिर मोनो से करते करते जब कलर आ गया, कलर के बाद अभी भी कलर है, तो फिर साउंड में तरक्की होने लगी। तो मोनो से डॉल्बी आया, स्टीरियो आया, 4 ट्रैक आया, 6 आया, अभी 9.4 आया जो मैंने जोरा में किया। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बदलती है। तो वो जो टाइम था टेक्नोलॉजी वाइज तो ये बदलता ही रहेगा। आफ्टर 5 ईयर्स कुछ और होगा।
पर जो चीज़ बदल चुकी है, जो आपका सवाल है, वो ये है कि कंटेंट बदल चुका है। टेक्निक नहीं, कंटेंट। पहले जो कई सब ब्लैक एंड वाइट के टाइम में गाने थे, एक्शन था, विलन था, रोमांस था, कहानियाँ फैमिली ओरिएंटेड, सब इंग्रेडिएंट्स थे। तो जब कलर आया उसमें भी वही सब था। पहले ब्लैक एंड वाइट में सिंक साउंड था, तो डबिंग नहीं होती थी। कलर के टाइम में वो एरिफ्लेक्स कैमरे आए तो सब डबिंग करने लग गए और क्विकली शूट करने लगे, और एक्टर्स जो थे वो महीने में 10-10, 20-20 पिक्चरें करते थे। तो वो थोड़ा सा बहुत कमोशन सा था, और बहुत समय एक्टरों के पास कम था, पिक्चरें बहुत ज़्यादा थी, और हर प्रोड्यूसर को समय डिवाइड करना पड़ता था। तो वो एक ऐसा समय था जिसमें सारी पिक्चरें हिट होती थी, सब दुखी थे, यार हमको थोड़े डेट्स और दे दो तो हम जल्दी ख़त्म करें, तो पिक्चरें चल जाती थी। और अब क्या हुआ कि वो समय जो गया गुज़रा, जब एक्टर्स के पास डेटे नहीं थी, कलर का समय था। मैं 70s 80s की बात कर रहा हूँ। फिर 90s आया, 90s में मैं बिज़ी था, 80s और 90s में। तो मैंने पहली अपनी फिल्म एज अ असिस्टेंट की 1976 में। सो नेक्स्ट ईयर मेरे को 50 ईयर्स हो जाएंगे काम में। तो 76 में भी कलर था, और आई डिड त्रिशूल, वी स्टार्टेड, दीवार उसके पहले बन चुकी थी। तो वो टाइम देखिए, आप पूछे कि कैसा लगता है, तो उस वक्त भी मैं यही नोटिस करता था कि हर 5 साल 10 साल चीज़ें बदल जाती हैं, बदल रही हैं। आज के दौर में मैं देख रहा हूँ हर 3 महीनों में ट्रेंड चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है। उस पर मैं आता हूँ। तो उस टाइम इतना फास्ट नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी स्लो थी, सिनेमास कम थे, आप प्रिंट्स कम निकालते थे, प्रिंट का कॉस्ट बहुत हाई होता था। कभी कभी प्रिंट्स घुमाने पड़ते थे एक थिएटर से दूसरे थिएटर में, स्कूटर में। तो ज़्यादा प्रिंट लगा भी नहीं पाते थे, और मल्टीप्लेक्सेस थे नहीं, सब सिंगल स्क्रीन थे, वो बड़े बड़े थिएटर्स थे। वो बहुत ही अच्छा दौर था, और सिनेमा का बहुत क्रेज़ था, बहुत मज़ा आता था। अभी फिल्म एक इवेंट होता था। आज आप बोलो ना कि कल मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, तो ऐसे लगता था जैसे कि हम चांद पर जा रहे हैं। यहाँ हम कहीं, कोई मुझे अमेरिका लेके जा रहा है, कहीं मुझे एक टिकट मिली है, मैं रामेश्वरम जा रहा हूँ, या मैं कहीं नेपाल जा रहा हूँ। एक्साइटमेंट होती है ना ट्रैवल की, या एक बहुत ही अच्छे होटल में, आज रेस्टोरेंट में खाना बुक हुआ है क्योंकि बर्थडे है, तो माँ बाप शायद या फ्रेंड्स पैसा स्पेंड करेंगे, तो यार इसमें रेस्टोरेंट, तो एक बहुत बड़ी आउटिंग होती थी, बहुत बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ देखें तो क्रिकेट में हम कहीं ना कहीं हार रहे होते थे, या फिर देश जो है कुछ हद तक मुश्किल हालात से गुजर रहा था। ऐसे वक्त में जब सिनेमा जब सब सामने आता था, वो सारी चीज़ें, सारे तनाव को लोग भूल जाया करते थे। सब कुछ, सब घर में छोड़ दो, अपनी वरीज सब। और जब ये पिक्चर होती है, आप 2 घंटे पहले तैयार होते थे, फिर आपको एक पता था कि उसकी रिपोर्ट अच्छी है और मज़ा आने वाला है। होती तो वही फिल्म थी, अभी भी हम देखते हैं टीवी पर ये सारी चीज़ें दे आर ऑल रिलेटेड टू योर स्टेट ऑफ माइंड। अभी सबका स्टेट ऑफ माइंड बदल गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट आपके आगे आ गई, फ़ोन पर आ गई है, यूट्यूब पर आ गई है, OTT पर आ गई है, सैटेलाइट पर आ गई है। पहले केबल होता था घर में, केबल के थ्रू हम, इतने केबल चैनल्स होते थे, वीडियो डालो, वहाँ केबल है, वहाँ ये है, न्यूज़ चल रही है। तो जब से टीवी आया, ये बम्बार्डमेंट स्टार्ट हुई, वो एक समय बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम था ऑफ एंटरटेनमेंट, एंड वेरी इनोसेंट टाइम, एंड entertainment was also very straightforward, very innocent, touching your heart and entertaining you in a very nice, कहते हैं कि in a intelligent cultural way, in a musical way. कॉमेडी भी होती थी, तो लोग हंसते थे, रोते थे, सब रोते थे थिएटर में। आज कौन रोता है, बड़ा कम हो गया, वो एक्टिंग हो रही है आजकल वो। और ऐसे दौर में सोचिए, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंड ऑफ सिनेमा, एक्शन, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक से भरे गाने आप दे दो, तो और भी कुछ बात बन तो जाती है। फिर जब मेरा टाइम आया, तो इट वाज मसाला टाइम। मनमोहन देसाई वाला गुरु, तो उनको हम देखते थे, क्या मल्टी स्टारर हैं। और प्रकाश मेहरा जी थे, यश जी थे, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे। साथ साथ ब्लैक एंड वाइट के बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स रहे थे, जैसे बिमल रॉय जी, गुरुदत्त, शांताराम जी, एस मुखर्जी का हाउस क्या था, RK फिल्म्स तो ऑफकोर्स टॉप था।
तो ऐसे मैं कुछ नाम मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, बहुत सारे नाम हैं, तो मुझे माफ़ करना अगर मैं कुछ भूल गया हूँ, लेकिन इतनी अच्छी फिल्में बनती थी, मैसेजेस नहीं होते थे, हमको लगता है कि सब मैसेज दे रहे हैं, ड्रामा होता था, ड्रामा होता था, या फिर आप इन्वॉल्व हो जाते थे उस वर्ल्ड में, सिनेमा में। तो फिर उसके बाद तो एक दौर जो आया, फिर आया मल्टी स्टारर्स का, और एक ऐसा टाइम आया एंटरटेनमेंट का जहाँ पर आपको गाने डालने हैं, कॉमेडी, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा बनने लग गया। ऑडियंसेस की एक्सपेक्टेशन भी बदली, उनको डिफरेंट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट चाहिए था। तो एक राजेश खन्ना जी का बहुत बड़ा दौर था, फिर अमिताभ बच्चन जी का तो उससे भी बड़ा था। तो साथ साथ और भी 4-4 एक्टर चलते थे, 6-6 एक्टर चलते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो आज उनको देखो तो वो भी फैंटास्टिक थे। तो फिल्म चलती हैं एक तरह से हीरोइज़म के ऊपर और या हीरोइन के ऊपर, तो वो एक स्टार वैल्यू बहुत ज़रूरी होती। तो ये बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड थी। मैं उस समय से गुज़रा और मैंने हर प्रकार का सिनेमा देखा, हर प्रकार के टाइम के थ्रू मैंने ट्रैवल किया और सीखा और हर चीज़ को ऑब्ज़र्व किया। पप्पा डिस्ट्रीब्यूटर से तो हमारी ऑफिस में हर साल 30 पिक्चरें होती थी। एक्टिविटी वाज इंटेंस फॉर 30-40 ईयर्स। तो वो समय के ऊपर तो मैं, मतलब आप मेरे से 8 घंटे का इंटरव्यू लेंगे तो भी कम पड़ेगा। वो बहुत ही फैंटास्टिक, एक ऐसे अभी मुझे लगता है कि एक फेरी लैंड थी, एक कहीं एक ऐसा समय था जो अगर मैं उसको सपने में भी मेरे को मैं कैप्चर नहीं कर पाता। तो मुझे अभी भी याद है जब मैं पिक्चरें बनाता था तो मैंने मम्मी को बोला, जब कैमरा आता घर में रोज़ सोता उठता तो मेरी शूटिंग, हर रात मेरे को सपना आता था जो मैं शूटिंग कर रहा हूँ। यू गेट सो इन्वॉल्व कि मेरे को लगता है मैंने अपनी पूरी पिक्चरों में जितने मेरे सपने आए हो फिल्मों के ही आए, तो उस पर बुरे भी आए होंगे। तो कभी कभी हम बोलते थे सांप देख लिया तो मम्मी बोलती थी लकी होता है सांप आ गया, बस 90% तो वी वर ड्रीमिंग सिनेमा, यू नो व्हाट आई मीन। तो you were mentally involved. Today I don't think I'm dreaming cinema, that way, because there is too much going on in the world, too much happening. पहले हो गया, चलो एक वर्ल्ड वॉर 1 हुई, एक वर्ल्ड वॉर 2 हो गई, और 2-3 हादसे हुए, इवेंट्स हो गए अच्छे बुरे, कहीं अर्थक्वेक आया नहीं आया, पर अभी तो देयर इज ब्रेकिंग न्यूज़ एवरीवेयर, एवरी डे, वॉर्स एवरी डे एवरीवेयर। तो एक मारामारी भी चल रही है, लाइफ भी डिफ़िकल्ट है, पैसे के पीछे भी ज़्यादा मटीरियलिज्म है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पैसा तो सबको चाहिए। डिवोर्सेस भी हो गए हैं, और पहले कहाँ ब्लैक एंड व्हाइट। आप पुरानी पिक्चरें देखो, उस पर डिवोर्स की देखी है आपने कोई फिल्म? बहुत कम, बहुत कम, एक भी नाम नहीं ले पाओगे आप। तो ये क्या हो गया है, सोसाइटी बदल गई है, वी कांट स्टॉप इट। बुरी बात नहीं है, टाइम्स आर गोइंग टू चेंज, एंड एज ए डायरेक्टर मुझे एक ही चीज़ आती कि आई मस्ट चेंज टाइम के साथ। मेरे को बदलाव अपने अंदर और फिल्मों में मुझे भी कोशिश करनी चाहिए कि मैं लाऊं। तो ये जो सोसाइटी का जो टाइम समय जो होता है, यही हम फिल्मों में भी देखते हैं। तो जो फिल्में भी बनी वो टाइम के अनुसार बनी। तो अभी आप एक कोई पिक्चर उठाओगे तो बोलेंगे ये फिल्म कहानी क्यों है, कि उस समय की कहानी थी, उस समय में उस चीज़ का उस सोसाइटी में कोई इन्फ्लुएंस था उससे। हाँ, फिर जब आगे कॉमेडी आई, फिर गुमनाम जैसी पिक्चर आई, सस्पेंस, फिर तीसरी मंजिल जो है अभी ये सस्पेंस फिल्म है। तो उसके पहले थी बहुत पिक्चरें थी, जैसे 20 साल बाद थी, वो कौन थी, कम बनती थी ये पिक्चरें, बहुत डरते थे लोग बनाने स्टार्टिंग। हाँ, तो ये बहुत मज़ेदार इंडस्ट्री है और ये बदलती रहेगी, और इसका हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि वी आर लकी कि वो समय हमने गुजारा, देखा। आप तो शायद उतना नहीं देखा, आप तो यंग हो। लेकिन आज के दौर में काफ़ी हमारे जो दर्शक हैं उनकी कंप्लेन ये होती है कि जो आज के दौर के जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो वेस्टर्न जो एजुकेशन होता है फिल्म मेकिंग का, उससे कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं, और वो आज के दौर में जो सिनेमा बना रहे हैं उससे इंस्पायर्ड होकर या फिर उसका इन्फ्लुएंस लेकर फिल्म जो है बन रही है, हमारी कहानी बन रही है। ठीक कह रहे हो, जिससे ऑडियंस जो है आजकल कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक कह रहे हो। ये कितना आप मानते हैं, सही मानते हैं? ये क्यों हुआ है? पहले एक ऑडियंस थी,
हमको सारे ही मासेस थे, जो रिच भी था वो भी मासेस था। मुझे याद है शोले बनी थी तो 2-3 दिन ठीक नहीं गई। इट वॉज अ मासी फिल्म। बट आपको क्या लगता है, जो क्लासी लोग थे उन्होंने नहीं देखी, उन्होंने डबल देखी। तो अगर आज एक फिल्म चलती थी, भले वो मास ओरिएंटेड हो तो उसमें भी अगर चलेगी तो दूसरे लोग जो बड़े घरों में बैठे हैं, जिनके पास अच्छी गाड़ियाँ हैं, वो डबल देखेगी। वो देखते अरे क्यों चल रही है, मासेस क्यों जा रहे हैं, कुछ तो इस पर इंटरटेनमेंट, वो भी कनेक्ट करते थे। आज डिवाइड हो गया। एक तो क्या हो गया है, इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ गई है, स्टेट्स में भी डिवीज़न आ गया लैंग्वेजेस का, और सेंसरशिप भी कहीं कहीं कभी कभी ठीक होती, कभी कभी स्ट्रिक्ट हो जाती है। वो भी बेचारे फॉलो करते हैं गवर्नमेंट का रूल, और एक तरफ आप एकदम स्ट्रिक्ट हो जाते हो और बोलते हो ये कट्स है, दूसरी तरफ आपको सब देखने को मिल रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड हो गया। तो मुझे नहीं लगता ये होना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और आप ये बंद नहीं कर सकते इंटरनेट, आप कितनी भी कोशिश करो, ये टेक्नोलॉजी नहीं बंद होती, तो लोग देख लेंगे सब कुछ। तो ये कट्स दे दो, ये लोग खुश नहीं हैं, या ये स्टेट खुश नहीं है, या ये रिलीजन के अगेंस्ट, ये सब एक फ्रीडम थी। पहले ये बातें नहीं होती थी। मैं बोलता हूँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एक फिल्म मेकर को फिल्म बनानी चाहिए। आज मेरे घर में भी बच्चे हैं, तो मैं एक औरत को क्यों डिग्रेड करूँगा, मेरी माँ है, मेरी बहन है। तो एक सेंसिबल, हाँ, अगर कोई एकदम ही कमर्शियली वायलेट करता है सोसाइटी की मतलब नॉर्म्स को, तो डेफिनेटली एक रूल होना चाहिए कि सॉरी, गवर्नमेंट बोल सकती है जैसे कि हम सेंसर नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमने फ्रीडम दी और आपने कुछ गड़बड़ किया तो हम नेक्स्ट दिन निकाल देंगे, आपके 100 करोड़ डूब जाएंगे। तो आपको क्या लगता है लोग करेंगे? वो तलवार तो आपके सिर पर लगी, आपको ट्रस्ट कर दिया ना मैंने भाई। आप यू ट्रस्ट द पर्सन इज यू गिव योर ओन सर्टिफिकेशन, और अगर आप नहीं दिया तो आप फिल्म के बाद एक्शन ले लेंगे, क्योंकि मैं आपको ट्रस्ट कर रहा हूँ, झूठ मत बोलो। तो मुझे क्या लगता है मेच्योरिटी की ज़रूरत है। मैं जो कह रहा हूँ मैं एग्जैक्टली शायद अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है गवर्नमेंट डर जाती है, सेंसर बोर्ड बना देती है, उनको लगता है आउटबर्स्ट ना हो जाए, कहीं एक जगह राइट ना हो जाए कि थिएटर कोई जला नहीं दे लो, उनका काम नहीं है। हाँ, तो मुझे लगता है टू मच हो रहा है। एनीवे दैट्स माय ओपिनियन। पर अभी जो इंग्लिश की आप बात कर रहे हो, मैं आता हूँ, मैं ये सब कनेक्टेड है जो मैं बोल रहा हूँ। इंग्लिश ही नहीं, मैं जो थॉट वेस्टर्न कल्चर। हाँ, देखो देवानंद साहब ने बहुत फिल्में बनाई, राज कपूर साहब ने भी। अगर आप राज कपूर की पिक्चरें देखें, रशिया में चली, और उनको उनका पर्सनालिटी देखें या उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, तो दे वाज अ वेस्टर्न टच, भले वो एकदम हिंदी थी, लेकिन हम भी तो कनेक्ट हुए। देवानंद वाज आल्सो अ स्टाइलिश वेस्टर्न क्लोथ्स, लेकिन हम भी तो कनेक्ट हुए थे। अभी क्या हो गया है जो मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, कि जब हम बहुत ज़्यादा फॉरेन फिल्में देखते हैं, इंग्लिश पिक्चरें देखते हैं, हॉलीवुड तो हम पहले भी देखते थे कि मैं बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्में और फॉरेन फिल्में देख के मैंने अपना काम सीखा है, और 2-3 डायरेक्टर्स के साथ सीखा है। लेकिन अभी जब हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने कल्चर को पीछे छोड़ देते हैं 100%। तो जो आप बोल रहे हो 100% हो रहा है, और ये ठीक नहीं है। मेरे मतलब मुझे लगता है अगर आपको ऑडियंस से कनेक्ट करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका 1000 ऊपर से कलेक्शन हो, जैसे पुष्पा 2 का हुआ था, या जैसे आप चाहते हो एक कलेक्शन हो, मैं अच्छी बुरी पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे गदर 2 का कलेक्शन हुआ था, तो वो आपको वो ऑडियंस से कनेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत इल्ज़ाम लग रहा है कि आज के जो फिल्म मेकर्स हैं, पिछले 20 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, आप पिछले 20 सालों से आप हमारे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, इसका काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इन्हीं 20 सालों के अंदर काफ़ी ऐसे फिल्म मेकर्स की फिल्में आई। फिल्म मेकर्स जो हैं उन्होंने अपनी कोर ऑडियंस को काट दिया है। मैं भी मानता हूँ ये हुआ है। और मैं 20 साल में जो यहाँ नहीं हूँ, जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहता हूँ, मेरी कुछ फैमिली मजबूरियाँ थी। जैसे मेरा ऑटिस्टिक लड़का है, मेरे 2 माँ बाप बीमार थे, जब वो गुजर गए, तो एक्चुअली मेरा मोटिवेशन ख़त्म हो गया काम करना। ये क्रिएटिव काम होता है, तो अभी क्रिएटिव काम में क्या होता है कि अगर आपका माइंड ही नहीं काम कर रहा है, तो आप गंदी पिक्चर, बुरी पिक्चर मेरे को लगा मैं अन्याय कर रहा हूँ सिनेमा के साथ। मेरा रीज़न था, कौन काम गिव अप करता है? तो ऐसा नहीं काम गिव अप करके मैंने दूसरा काम किया, कर तो फिल्मों का बस था। इट्स टोटली एक्सेप्टेबल, क्योंकि
आपका जो पर्सनल लाइफ या है, personal आपकी जो life है। जिम्मेदारी है वो भी मायने रखती है। तो मैं And, आपको क्या, अगर मैं पूरी तरह, तो इसलिए मैंने जब काम छोड़ा तो मैंने बोला अभी मैं रिटायर्ड में कभी नहीं करूँगा। फिर मैं वापस आया तो मैंने अनाउंसमेंट नहीं की कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैंने दिल में कहा अभी छोड़ दो, मेरा दिल बैठ गया है, मन नहीं कर रहा। तो मैंने जब मैं एकदम शांत हो गया और मुझे लगा नहीं काम करना चाहिए और मुझे ये काम पसंद है, मैं रोज़ मिस करता हूँ, तो मैंने किया और मैं अपने पैसों से करता हूँ। मेरा कोई कॉर्पोरेशन का हाथ नहीं है, कोई प्रोड्यूसर नहीं है, किसी का 1 रुपया नहीं लिया है। तो आई प्रोड्यूस, आई डायरेक्ट, आई एडिट। तो मैं मर्ज़ी का मालिक हूँ। तो अब ऐसा है कि ये मेरे को ऊपर वाले ने ऐसी स्थिति, मतलब ऐसी पोजीशन दी है कि आई एम लकी, भगवान की दया है मेरे ऊपर। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, आई प्रे एवरी डे। पर मेरा देखो एक ही चीज़ थी, डैडी ने सिखाई थी, फिल्म बनाओ, ऑडियंस के लिए बनाओ। तो बीच में मुझे लगा अभी मैं फिल्म ऑडियंस के लिए नहीं बना पाऊँगा, तो मैंने छोड़ दिया। अब जब मैं वापस आया हूँ और आई होप लोग मेरे को एक्सेप्ट करेंगे, तो और मैं ये कभी भी ये नहीं कहता मेरी फिल्म देखिए, मैं हमेशा उनके ऊपर छोड़ देता हूँ। ट्रेलर्स मेरे 5-6 आएंगे, आप देखिए, अगर आपके फ्रेंड्स देखते, अगर आपको ठीक लगती है, वो बोलते देखो तो देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई देखे और बोले मेरा सिर दर्द हो गया, मेरे पैसे गए, इट्स बैड। तो मैं उनमें से नहीं हूँ कभी किसी से ये कहूँगा। चाहते तो सब हम फिल्म बनाते हैं ऑडियंस के लिए, तो हम चाहते हैं वो देखें, पर ये बोलने में मुझे शर्म आती है। तो मैं हमेशा ऑडियंस के ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप ये है और आप जज कर लो। तो ये जो अभी चेंज की आप बात करते हो, जो मैंने नहीं देखा 20 साल, मैंने देखा, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ। आप पूछेंगे कैसे, मैं जहाँ भी था दुनिया में, मैं हर फ्राइडे फिल्म देखता था और मैंने कभी फिल्म आज तक डाउनलोड नहीं की, पायरेसी। मेरे को डाउनलोड करना आता ही नहीं, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं, मैं कहाँ डाउनलोड करूँगा। तो आप बोलोगे कभी पायरेसी नहीं देखी? हाँ, कभी कोई देख रहा है तो मैंने झांक लिया होगा। मैं बोलता ये अच्छी बात नहीं है कि किसी प्रोड्यूसर का ये मत करो। तो फिर मैंने कई पिक्चरें मिस की और अभी OTT भी नहीं था, तो मैं कैसे भी करके, मैं लॉस एंजलिस में था, मैंने वहाँ थिएटर ढूंढ निकाले जहाँ हिंदी पिक्चरें लगती, पर वहाँ क्या था 1 या 2 लगती थी और मलयाली भी लगती थी, तमिल में, उसमें भी घुस जाता था। तो क्या था पिक्चर में, आई लव वॉचिंग फिल्म्स एंड स्पेशली हिंदी। तो मैं रीजनल पिक्चरें शायद इतनी नहीं देखता हूँ जितनी आप देखते हैं, पर मैं शायद फॉरेन सिनेमा, इंटरनेशनल फॉरेन सिनेमा मैंने बहुत देखा हुआ है और उससे मैं सीखा हूँ। तो यहाँ एक्टिंग वगैरह उस पर यहाँ भी अभी बहुत अच्छी पिक्चरें बनने लग गई हैं और क्रिएटिव और डिफरेंट स्टोरीज में सब ये सारी चीज़ें हो रही है। बहुत अच्छी सिनेमा बन रही है, नो डाउट। पर कल्चर गया है, कल्चर गया। और दूसरी तरफ कंप्लेन ये है कि आपने अपनी ऑडियंस को काट दिया है, ये मेन मुद्दा है सर। हाँ, मेरे को लगता है वो आपका, और वो क्यों काटा गया है? ऐसी क्या चीज़ें उन्होंने की जो ऑडियंस एक हिसाब से कट गई है? मैं आपको एक लाइन में बोलूं, आपने कभी सोचा है कि डायरेक्टर कौन सी फिल्म, कैसी फिल्म क्यों बनाता है? क्यों डायरेक्टर ही बनाता है? प्रोड्यूसर को 2 मिनट के लिए बोल दिया डायरेक्ट जो कर रहा है। जो मेरी मतलब ऑब्जर्वेशन है, जो मैं करता हूँ अननोइंगली डायरेक्टर वो ही बनाता है जो उसको देखना है। तो जो आप पिक्चरों की बात कर रहे हो, वो उन डायरेक्टर को वही देखना है, वो उनकी चॉइस है। अच्छा मतलब जो ऑडियंस को 100% मैं आपको कह रहा हूँ, इसके ऊपर आप मेरे से शर्त लगा दो तो वो बोलेंगे नहीं। पर जो उनको, देखो आज मेरे को जो चीज़ एक्साइट करती है, जैसे मेरे को थ्रिलर्स, एक्शन, सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री, इस जॉनर की पिक्चर जो मुझे पसंद होती है, मेरे पिक्चरें मैं सब इन्जॉय करता हूँ, बट थोड़ी सी ज़्यादा करता हूँ। पर मैं ये सब्जेक्ट क्यों बनाता हूँ? क्योंकि ये मेरे को बहुत थ्रिल आता है देखने में। जब मैं थिएटर में जाता हूँ तो मेरे को शायद हम आपके कौन देखने में उतना थ्रिल नहीं आता जितना तीसरी मंजिल में आता है। हम आपके कौन बहुत बड़ी हिट थी और बहुत चली, और मैं उसको दाद देता हूँ उस फिल्म को और फिल्म मेकर्स को, लेकिन मेरी जो डायरेक्टर वो ही बनाएगा जो वो देखता है। Obviously, अभी मैंने जोरा बनाई तो मैंने सब कॉन्शियसली वो बनाई है कि अगर किसी और की फिल्म होती और मैं इसको देखता और मेरे को ये अच्छी लगती या बुरी लगती, तो अब क्या जो मैं कर रहा हूँ वो ऑडियंस उससे कनेक्ट होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जो 3-4 लोग मिलके फिल्म बना रहे हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, कॉर्पोरेशंस,
और जो स्टोरी ओके कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेशन वाले बोलते हैं स्टोरी बोर्ड दो, और डायरेक्टर को बोलते हैं ये डायरेक्टर लो या नहीं लो, ये एक्टर लो, ये कैमरा मैन लो, ठीक है उनका पैसा है, उनका हक है बोलना, पर क्या उनको सिनेमा पता है कॉर्पोरेशन में? क्या वो फिल्म स्कूल में गए हैं तो मेरे आगे लाइए? क्या उनको एडिटिंग कभी की है कि मैं लेंस लाता हूँ मुझे बताओ? एक भी आप जाओ कॉर्पोरेशन में, मैं इक्विपमेंट रखता हूँ बताइए मुझे, तो आना तो चाहिए ना। अभी टॉम क्रूज़ ने, आपने अगर टॉम क्रूज़ को देखा, उसकी मिशन इम्पॉसिबल आई, उसके पूरा 1 महीना टॉम क्रूज़ चल रहा था इंस्टाग्राम में। तो जब उससे पूछा गया कि आप क्या एडवाइस देते हो एक्टरों को, या आप देखिए, तो एक ही चीज़ बोला, सोचा हो, मैं देख रहा, बोला कमाल का आंसर, बोला सबसे पहले स्टडी लेंसेज, सबसे पहले यू शुड नो द लेंसेज। अब ये इतनी बड़ी बात है, ये नहीं समझ पाओगे आप, तो ये एक्टर को आना चाहिए, और टॉम क्रूज़ बोल रहा है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। सिमिलरली जितने भी लोग कॉर्पोरेशंस में हैं, वो पहले कैमरे के पीछे आए, पहले बनाओ ना, कुछ बनाओ, फिर बोलो ये बनाओ, या ये नहीं बोल दिया मेरे पास 1000 करोड़ है मैं बना रहा हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, ठीक है आपके पास पैसे हैं, यू आर गॉड, लेकिन एक्सपीरियंस होना, हर चीज़ की समझ होनी, कहानियों की समझ होनी, और ऑडियंस जो आप बोल रहे हो, वाई आर वी डिस्कनेक्टिंग विद द ऑडियंस? दे आर डिस्कनेक्टिंग विद द ऑडियंस। इफ़ यू आर सिटिंग इन अ एयर कंडीशन रूम, और से यू आर ड्राइविंग अ नाइस कार, और आपकी 5 स्टार लाइफ है पूरी ज़िंदगी, आप मुझे पता है आप कनेक्ट करोगे ऑडियंस के साथ? कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते। तो पहले के जो डायरेक्टर थे धक्के खाते थे। आज मैं आया हूँ, मैं लोकल ट्रेन में आता जाता हूँ, पालगढ़ में काम कर रहा हूँ, रोज़ आता जाता हूँ, मेरी वीडियोज़ हैं, कितने मैंने वीडियो डाले हैं लोकल ट्रेन में पालगढ़ की, मेरे को सब टाइमिंग पता है, मैं ग्रांट रोड से स्टेशन में लेता, कोई मेरे को पहचानता नहीं है, और मैं वहाँ से 1 hour 40 minutes की जर्नी है, और जाता हूँ। तो यू हैव टू कनेक्ट। बोलते आप लोकल ट्रेन में बैठते हो? मैं पहले नहीं बैठा एक्चुअली तो मेरे नहीं, मेरा काम है, मैं पिक्चर बनाई मैंने जोरा, मैं 1 star 2 star होटल में रहा, अब जाके मैं एड्रेस देता हूँ, आप जाके देखिए, मैंने वेजिटेरियन खाना सर्व किया, खुद वही खाता हूँ जो सर्व करता हूँ, और उसी कमरे में रहूँगा जहाँ आप रहोगे, और जो भी मेरे से हो सकता है मैं करता हूँ। मेरी उम्र है तो मेरे को एक लड़का रखना पड़ता है, पर आपको अगर आप ट्रेन में टैक्सी में नहीं बैठोगे, आप एक सड़क पे लोगों को नहीं समझोगे, तो आप क्या फिल्म बनाओगे, कैसे बनाओगे? और अगर आपको यही लगेगा कि मेरे कॉलर्स आप है, अभी देखो आई एम अ वेस्टर्न मैन, एवरीबडी नो कि अमीर बाप का बेटा है, इसके पास पैसे हैं, और इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, इंग्लिश भी बोल लेता है, और ये पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करके आया, सो व्हाट? तो जब मैं LA में था, तो मेरे को एक मेरे फ्रेंड जो राजू पटेल थे, जो गुजरे, बोला तेरे को फिल्म बनानी है? मन नहीं। बोला अगर तेरे को बनानी है पूछ फिर। अच्छा भाई, अगर मेरे को बनानी है तो क्या करना चाहिए? इसे 8 घंटे रोज़ TV देख अमेरिका। क्यों? इसे तेरे को समझना पड़ेगा कि अमेरिकन क्यों हंस रहा है, क्यों रो रहा है। तो मैंने, तूने क्या किया? बोलता मैंने 8 घंटे TV देखा रोज़ 1 साल समझने के लिए कि ऑडियंस क्या है। तो मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। तो आप कोई भी वे निकाल दो ना। अभी रॉबर्ट डी नीरो से पूछा गया कि आप बेस्ट एक्टर के लिए जाते हैं, वर्ल्ड के बेस्ट, उनका एग्जाम्पल देता हूँ। तो उनसे पूछा गया कि आप इतने अच्छे एक्टर हैं, आपने एक्टिंग कहाँ सीखी? तो ये एक्टिंग स्कूल में थोड़ी ना गए थे उन दिनों में, अभी ये 85 के होने लगे। तो उनसे उन्होंने क्या फैंटास्टिक जवाब दिया। उन्होंने बोला कि मैंने एक्टिंग रेस्टोरेंट में सीखी है। बोलते कैसे? बोलते मैं खाना खाने जाता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, वहाँ हर किस्म के लोग आते, हर किस्म के लोग आते। आज भी कियानो रीव्स जाता है, ट्रेन में बैठता है, हैरिसन फोर्ड का आपने वीडियो देखा होगा, न्यूयॉर्क में खड़ा है अंदर वो जो सबवे में, लोग बोले सबवे में खड़ा है, वहाँ ठीक है, यहाँ ठीक नहीं है। और तो आपको अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, जो हमारे कॉर्पोरेशंस हैं दे आर डिस्कनेक्टेड विद द ऑडियंस। आई एम ट्राइंग टू गिव यू माई आंसर। नहीं, मैंने भी पर्सनली मैंने देखे हैं। मैं आपको बता दूं, VFX आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आज के दौर में, अगर एनिमेशन और VFX इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, दे आर डिक्लाइनिंग। उनके एम्प्लॉय से मैंने पूछने की कोशिश की क्या हुआ, ऐसा डिक्लाइन क्यों आ रहा है। उन्होंने ये कहा कि आजकल फिल्म बनने के बाद जब पोस्ट प्रोडक्शन में जाती है, और ख़ास तौर पर जब VFX और एनिमेशन की बात आती है, तो उसे एक प्रोजेक्ट की तरह डाल दिया जाता है फिल्म मेकर्स के द्वारा, और उसका एक पर्टिकुलर HR होता है, क्रिएटिव
जो पर्सन्स होते हैं उसका कॉल नहीं लिया जाता, जो एचआर है उसका कॉल लिया Yes, जाता है, yes. मतलब कॉर्पोरेशन की तरह वो सही कह रहे चीजें हो। पोस्ट प्रोडक्शन हो गई क्योंकि है। मार्वल पिक्चरों में होता है, पर वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वहाँ वो पे गेम creative- अलग है, वो creative उनका call होता है। उनका पूरा स्टोरी बोर्डिंग और बना दिया और इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। अब जैसे कि ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया, अच्छा ऐसे example। अलग अलग एस्पेक्ट्स पे भी हो रहे नहीं हैं। नहीं, देखो पहले ज़माने में क्या होता था, आपको क्या लगता है हर डायरेक्टर गाने की पिक्चराइजेशन में जाता था? आप बताइए मुझे, आपको क्या लगता है? नहीं जाते थे। आपको क्या लगता है फाइट सीक्वेंस होता था? मैं डायरेक्टरों के नाम नहीं लूँगा, मुझे सब पता है कि आपको क्या लगता है एक्शन सीक्वेंस हो रहा है, डायरेक्टर वहाँ बैठा हुआ, आपको क्या लगता है? नहीं, ये पहली बात कर रहा हूँ। तो ये माइंडसेट थोड़ा बहुत पहले भी था, जिसकी वजह से वो पिक्चरें इतनी अच्छी नहीं बनती थी। लेकिन अब जैसे जो अच्छी पिक्चरें बनती है, जो अच्छा डायरेक्टर, पिक्चर वो फ्लॉप भी हो सकती है जिसमें डायरेक्टर बैठा हुआ है। अभी मैंने गाने की शॉर्ट डिवीजन मैंने की है हर गाने में। डांस डायरेक्टर को हम लेते हैं, पर उनका काम है कोरियोग्राफी, मेरा काम है 5 कैमरे लगाना। फिर जब मैं एक्शन में वीरू देवगन से इतना सीखा हूँ, पर उनसे तो मैं कैमरा एंगल सीखा हूँ, पर मैं वहाँ खड़ा होता था, एक कैमरा मैं ऑपरेट करता था क्योंकि 5 लगते थे, और इत्थे लगा दे, एक इत्थे तो नीचे ही जाते थे। तो मैं बोला सर आप लो एंगल, बोलते नहीं वो हीरो, अब लो जाओगे तो हीरो स्ट्रॉन्ग लगेगा जब आपका एंगल लो होगा। तो ये क्या होता है कि आपको हर जगह हर डिपार्टमेंट में एज ए डायरेक्टर रहना ही पड़ता है, नहीं रहते हैं। अब और गड़बड़ हो गई है। अब गड़बड़ ये हो गई है कि जैसे वीएफएक्स आप बोल रहे हैं, एडिटिंग बोल रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि स्पेशल इफ़ेक्ट्स या एनिमेशन कह लो, तो डायरेक्टर फाइनल रिजल्ट देख के ओके या ना करते हैं। अब जैसे मैंने जोरा की, मैं पालगढ़ गया, मैंने वहाँ खुद तो नहीं किया, पर अपने सामने देख किया, मैं वही हूँ। मैं ये भी कह रहा हूँ सर, ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टर ही देखे, मैं बोल रहा हूँ क्रिएटिव जो लोग होते हैं उनके कॉल्स होने चाहिए। Yes. ना कि आप एक कॉर्पोरेट का काम कर रहे हैं, एक एचआर बन गए हैं टाइम तो नहीं आप कॉल ले रहे हैं, वो कॉल नहीं होना चाहिए। क्रिएटिव फिल्म का, चाहे वो स्टंट डायरेक्टर हो, चाहे वो एडिटर हो, उसका कॉल होना चाहिए। मैं यही कह रहा था, वो नहीं हो रहा। मुझे क्या लगता है कि हर डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं वो अपना जो उनका काम होता है आके देख लेते हैं, जो मुझे लगता है, जैसे वीएफएक्स हो यही हो, वो करेंगे। अब जैसे मैंने फिल्म एडिट की, जिसने एक्शन किया, ये किया, आई डोंट रिक्वायर हिम इन द एडिटिंग बिकॉज आई वॉज देयर इन द एक्शन, आई पुट द कैमरा। मुझे पता है मुझे इसको, इस सीक्वेंस को कैसे, कहानी कैसे बोलूँ। तो उनको बुला के क्या, उनको कहानी नहीं पता, तो अगर मैं एक्शन डायरेक्टर को वहाँ बुला लूँगा तो वो कहानी नहीं जानते हुए अपने वे उसको दूसरा कुछ कर देगा जो कहानी को के फ्लो में नहीं होगा। तो डायरेक्टर का ही होना ज़रूरी, जिसको आपको कथा पता होनी चाहिए A to Z कि ये स्टार्ट है, ये मिडल है, एंड है। एलवी प्रसाद जी मुझे बोलते थे फिल्म चलानी है बेटे, बहुत बड़े थे एलवी प्रसाद, आपने नाम सुना होगा। तो मैंने बोला यस सर। तो 18 साल का था, उनके मैंने पैर छुए और पहला मैंने, मेरे पिताजी ने कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन कराया डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उन्होंने बोला कि फिल्म का एक फार्मूला है, आपका बिगनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, इंटरवल पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि बहुत पकड़ होनी चाहिए कि जब लोग बाहर आएँ उसकी बात करें, और एंड बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसे बीच में, ये तो बीच में कुछ भी कर लो। तो एक फॉर्मूला था कि गाने, आपको गाने डालते हो। आपको क्या लगता है कॉमेडी कहानी में होती थी पहले? नहीं। आपको क्या लगता है गाने ये होते थे, तो सही बोलते थे। आप पकड़ लो एक जगह ऑडियंस को, देन दे विल वॉच द रेस्ट, क्योंकि आपने पकड़ लिया बिगनिंग में। तो ये मैं ये नहीं कहता कि ये फॉर्मूला सबको अप्लाई करता है, पर डायरेक्टर को ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो डायरेक्टर का हर जगह होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपकी पिक्चर ठीक जाएगी। और अगर आप बोलते हो डिपार्टमेंट में छोड़ देते हैं, डिपार्टमेंट और हेड्स भी नहीं आते उधर, और कोई कॉर्पोरेट वाला काम करे, तो बहुत गलत है। मैं और क्या बोलूँ। चलिए, अब हम उम्मीद करते हैं आपकी बातों से काफ़ी उसके अंदर बदलाव आएंगे। और आप ही रह भी, जैसे सैयारे जैसी एक फिल्म आई है हाल ही में, फिल्म की जो कहानी है सर, मैं अगर कहूँ सिंपल सी ही कहानी है, लेकिन लोग उससे कनेक्ट हुए। यस, वो शायद इसलिए कनेक्ट हुए कि उसके अंदर कुछ ऐसी बात थी, कुछ कनेक्शन थी, जो ऑडियंस, खासतौर पर जो यंग ऑडियंस है, वो कनेक्ट हुई गई देखने के लिए। मैं 100% वो चीज़ें अगर हो जाए, yes. अगर हर जगह पे होने लगे, अलग अलग एस्पेक्ट पर, अलग अलग कहानी के हिसाब से, सिचुएशन पे, मैंने आपको शुरू में लोग कनेक्ट होंगे। मैंने शुरू में क्या कहा, आदित्य चोपड़ा साहब जो हैं, वो ऐसे कॉर्पोरेशन नहीं है, इज अ फिल्म मेकर। किसके साथ मोहित सूरी ने काम किया, पहले वो देखो पैसा कहाँ से आ रहा है। दोनों ब्रेन्स हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर। ये चीज ऑब्वियसली मैं तो वही बोल रहा हूँ। अगर आप कहीं
किसी ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो मैं भाई आई एम सॉरी, मैं कॉरपोरेशंस के बारे में बुरा नहीं कहना चाहता हूँ और मैं उनकी कदर करता हूँ क्योंकि उन्होंने एक बदलाव लाया है इस इंडस्ट्री में बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मेकिंग द फिल्म्स लुक गुड। अगर कॉरपोरेशन नहीं होते तो हमारा स्टैंडर्ड आज बहुत गिरा होता। तो उनका डेफिनेटली आने से फिल्म इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ है, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें दे आर टू ब्लेम। ये जो पॉइंट आपने उठाया है मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ आपको। तो उस पॉइंट में प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि दे आर नॉट सिनेमा स्टडीड एंड यू ऑल्सो हैव टू हैव सिनेमा एक्सपीरियंस। आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो अगर मैं आपको दूँ भाई ये 1000 करोड़ है, अब 100 करोड़ की आप 10 पिक्चरें बनाओ, शायद 10 पिक्चरें हिट कर दोगे क्योंकि आप अपना एक्सपीरियंस वहाँ डालोगे कि नहीं ये कहानी कनेक्ट नहीं होगी या ये होगी। यू डोंट हैव टू ऑलवेज नो द टेक्निक, यू कैन, आप हायर कर सकते हो, पर एक बेसिक लेवल पर आपको जनता की जो आप बात कर रहे हो, जो जिसको मैं समझ रहा हूँ आप तंग हो इस बात से, तो जो आपको अंदर, आपके अंदर जो तूफ़ान है कि आज लोगों से एक फिल्म इंडस्ट्री में लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं जिसकी वजह से फिल्म नहीं चल रही है, ये मैं तो कह रहा हूँ शुरू से आप एकदम 100% 1000% करेक्ट हो, अब सही कह रहे हो, पर इसकी दवाई क्या है, इसका इलाज है? कोई इलाज नहीं। तो ये बोलने से क्या होगा? कोई सीखेगा? कोई नहीं सीखेगा, ये चलता रहेगा काम ऐसे ही। ऑडियंस अब इवॉल्व हो रही है और ऑडियंस का क्या टेस्ट है? ऑडियंस जितनी भी इवॉल्व होगी सर, अमेरिका में भी वही ऑडियंस होती है बच्चों की। जैसे अमेरिका में आप फिल्में देखो, ये मार्वल क्या है, इट्स अ कॉमिक बुक स्टोरी, जो पहले कॉमिक्स होती थी तो वही बना के कर दिया, तो क्या इवॉल्व हुई है? आज आप बोलते हो हम रामायण बना देते हैं या हम ये कर देते हैं, इवॉल्व हमको लगता है हम हो रहे हैं। बेसिक 6-7 कहानियाँ होती है दुनिया में, 6-7 इमोशंस होते हैं। अब 7 सामुराई जिसके ऊपर शोले बनी थी या एक करते, वो आज भी अगर आप रिक्रिएट करोगे सुपर हिट हो जाएगी। तो इमोशंस कहाँ ह्यूमन बीइंग के बदलने वाले हैं? हाँ, अभी डेफिनेटली जैसे हमने बोला कि डिवोर्सेस आ गए, सोसाइटी बदल गई है और हम बोलते हैं भाई अ मैन is now in love with a man, या अब शादी अलाउ कर दो with a man. I don't know, I'm not from that culture. I know people that are there. It is up to separate human beings to do what you want to do, and if God has made those men, they are God's children. तो हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, but the society sometimes starts going towards different areas of जो हम देख रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली फिर एक बहुत बड़ा वेब बन जाता है जहाँ पर आपके कंफ्यूज हो जाते हो कि ये भी ऑडियंस आज खड़ी होगी, ये भी खड़ी होगी। पहले ये चीज़ें चुप से होती, चुपके से शायद होता होगा, अब हर चीज़ ओपन में आ गई है। तो जब ओपन में आ गई है कहानियाँ, तो लोग बोलते हैं इस सब्जेक्ट पर बना लो, 2 लड़कों की कहानी बना लो, बनी है, कोई नहीं देखता, देख यहाँ पर ऐसे 2-3 बनी है, तो फिर आप बोलेंगे ऐसी दोस्ती ऐसे दिखाओ। आई एम नोबडी टू जज, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ आपकी तरह। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो लड़के गलत हैं, शायद मेरा भी लड़का वैसे हो, तो यू कैन नॉट क्रिटिसाइज ह्यूमन बींग्स, यू कैन नॉट से गलत है। अब जब फिल्म मेकर ये बना रहा है तो उसको सोसाइटी को सोचना है मेरी ऑडियंस क्या है। अब मैं तो दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ, आई एम कंजर्वेटिव, आई एम ऑर्थोडॉक्स। अभी मेरी जैसे एक जोरा है, क्योंकि आप आए हो जोरा के बारे में पूछे, इसमें एक वर्ड भी अंग्रेज़ी नहीं है। कम बजट में आपने फिल्म बनाई, मैंने 2 करोड़ में, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। आप दुखी हो इस बात से? आप एक मैं दुखी नहीं हूँ सर, मैं आपको बता दूं, आप जिस वजह से मेरे को बोल रहे हो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। नहीं मैं डीप थॉट के साथ, एक फीलिंग के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने सिर्फ 2 करोड़ में फिल्म बनाई है। मैं इसको 50 लाख में बनाना चाहता था। आप मेरे से पूछ तो लो सवाल पहले जी, क्या मेरी इच्छा क्या थी और मैं ओवर बजट 2 करोड़ क्यों हुआ, ये भी पूछिए, और मैं क्यों किया मैंने ये काम, मैं जवाब दूंगा ना लोगों को। तो इसमें क्या होता है, ये एक क्रिएटिव काम है। आपको अगर आप फॉरेन सिनेमा देखो, मुझे याद है ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, इट वाज मेड इन $10,000, मतलब 5 lakhs of rupees at that time, maybe 3 lakhs. It was the biggest hit. It did maybe $35-75 million, $10,000. क्यों आए लोग देख? अब ऑडियंस पैसा देखने आती है फिल्म में। अभी इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें आई हैं जो आपके आंखों के आगे गिरी हैं, जिनका 300-400 करोड़ बजट है। मैं नाम नहीं लूँगा कि सब मेरे दोस्त हैं,
नाम लेके मैं क्यों अपने आप को गिराऊं? आप जानते हो, आप जर्नलिस्ट हो, वो क्यों नहीं चली? पैसा चलाएगा फिल्म को। तो मैं 2 की बनाऊं या 1 की बनाऊं या 1 लाख की बनाऊं या मैं फ़ोन पर शूट करूं, आपकी मर्ज़ी है ना। देखो, मैं राजीव राय हूं, तो मेरे को थोड़ी बुद्धि दी है भगवान ने, तो आप सोच लो ना कि ये अच्छी बनाएगा बुरी बनाएगा। मेरे को आप जज मत करो 2 करोड़ के ऊपर। पर मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपको। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? क्योंकि मेरा मैथमेटिकल करेक्शन होता है। मेरा ये होता है, देखो अब मैंने क्यों किया और 50 लाख क्यों सोचा। जब मैं 20 साल के बाद आया तो मैं पहले जो मेरी पुरानी फिल्में हैं, जो आपके कैमरामैन जो मेरी तारीफ़ कर रहे थे और मेरे फ़ैन हैं और उनको मेरी पिक्चरें बहुत पसंद है, मैं डर गया उनको ये पिक्चर बहुत खुश होगा वो देख के मैं तो उससे घबरा गया। तो वो जो है, जो मेरे रियल फ़ैन हैं और मैं बहुत खुश हुआ उनको मिलके। तो जो कैमरामैन साहब है जो अभी हमारा शॉट ले रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि वो जो पिक्चरें अगर मैं आज बनाऊँ तो 400 करोड़ का बजट, चाहे वो त्रिदेव हो, विश्वात्मा, मे भी 500। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज मेरे को और बड़ा अगर इमेजिन करूँ आज के दौर में, तो लगा बड़ा न्यूज़ फ्लैश होगा 600 करोड़। आप सोच लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि 70 साल की उम्र में मैं ये प्रेशर ले सकता हूँ? तो मैं ये बोल रहा हूँ, देखो I'm 70, उस टाइम मैं प्रेशर ले लेता था। आपको एंग्जाइटी होती है, आप सह लेते हो। आपको स्ट्रेस होता है, आप सह लेते हो। और आदमी थक जाता है पिक्चर बनाने से नहीं, प्रेशर से। मैं एक बात बोलूँ सर? हाँ। आपके अंदर जो मैं एनर्जी महसूस कर रहा हूँ, हाँ जी, जो डेडिकेशन हाँ देख जी, रहा हूँ, हाँ। मुझे लगता है कोई ना कोई कॉरपोरेशन या कोई ना कोई प्रोड्यूसर आपके पास आएगा, लीजिए 50 करोड़ लीजिए, 100 करोड़ लीजिए, आप फिल्म बना दीजिए मेरे लिए। ऐसे ही होगा सर, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है? यहाँ मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे डर लग जाता है कहीं इसके पैसे तो नहीं टूटेंगे। मेरे ऊपर प्रेशर आ गया ना। आप बात कर रहे हो, चलो आपने मुझे पैसे दे दिए, आप घर गए, आपका फ्रेंड है, आपने बोला राजीव मैं फ़ोन कर रहा हूँ, ये रहे 100 करोड़, कमाल का इंटरव्यू है, मेरा बहुत अमीर दोस्त है, वो फिल्म प्रोड्यूसर बनना चाहता है, उसके बाद डायरेक्टर नहीं है। आपको क्या लगता है हाँ बोलूँगा? नहीं, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इस प्रेशर में आ जाऊँगा। आपके दोस्त का क्या होगा? क्योंकि दैट मीन्स आई एम नॉट कॉन्फिडेंट विद द मार्केट टुडे। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट विद द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ऑडियंस इज डिवाइडेड। सो पहले मैंने क्या सोचा, मैं 20 साल के पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट करूं, एक 2 करोड़ की बनाओ, ऑडियंस को समझो, ये कैमरा है, कैमरे को समझो, नया कैमरा है मेरे हाथ। तो एक बार मैं समझ लूँगा सारी चीज़ें, फिर मैं देखता हूँ शायद मैं 5 का 25 कर दूँ या 20 कर दूँ या 200 कर दूँ, ठीक है। आई कैन हैंडल अ बिग फिल्म, आई कैन हैंडल एक्टर्स, आधे मेरे दोस्त हैं, There's no doubt. या दे कैन ट्रस्ट मी ऑल्सो। और मैं 3-4 हीरोज़ को लेके ईजिली ऐसी पिक्चर कर सकता हूँ कि तीनों के तीनों खुश हैं। क्योंकि आपको तीनों हीरोज़ को जब आप सुनाओगे तो थोड़े से डर जाते हैं कि मेरा रोल तो कम नहीं है कहीं। ये सब डायरेक्टर का काम नहीं होता करने को। तो ये सब बातें हैं, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि आई विल बी अंडर प्रेशर, आई विल बी अंडर स्ट्रेस। तो मैं एक ऐसे ही इंटरव्यू देख रहा था अक्षय खन्ना का, कि बोला था आपने शादी क्यों नहीं की? बोलता मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। एकदम सही कहा उसने। मैं देख के मैंने बोला क्या बात बोल दी। तो मैं भी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी थी, स्ट्रेस होता है। तो ये क्या हो जाता है, ये दुनिया का भी स्ट्रेस है। जिस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, यहाँ से बाहर जाएंगे, हर जगह आप देखो स्ट्रेस है। तो काम का मज़ा चूर हो जाता है। तो काम वो करना चाहिए जो आप घर जाओ, एक ड्रिंक पियो, खुश हो। और अभी मैं 500 करोड़ का हेडेक क्यों लूँ सर, जब 2 करोड़ की पिक्चर मैं चला सकता हूँ। तो मैंने ये देखना था कि अपने आप से पूछा मैंने शीशे में, जो लोग उन दिनों में पिक्चरें बनाते थे, डैडी के पास आते थे, 1-2 करोड़ में बनाते थे, वो भी पैसा कवर करते थे। तेरे में अगर दम है एज अ डायरेक्टर, तो तू 2 करोड़ की बना। तो अपने आप को टेस्ट कर कि तेरे को कितना काम आता है। अभी लोग कंप्लेन करेंगे पिक्चर उतनी रिच नहीं लग रही है, लेकिन मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी कई मल्टीप्लेक्स में घूमता हूँ, मेरा हाँ काम जी है। आपका काम है, मैं देखता और हूँ आपका पोस्टर मैं देखता हूँ। हाँ जी मतलब बढ़िया है, सर का पोस्टर दिख रहा है। पोस्टर, फिल्म का पोस्टर। हाँ ये जोरा, ऐसे ही पोस्टर। हाँ तो जोरा ये तो मेरे बहुत अच्छे बनाए हैं। और जो मेरे राहुल नंदा, जिस ऑफिस में हम बैठे हैं, जिन्होंने ये डिज़ाइन किया, राहुल नंदा साहब, वो मेरे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पोस्टर डिज़ाइनर्स हैं।
उन्होंने मेरे को चार्ज भी नहीं करते, मैं क्या बोलूँ, मेरा बजट इतना कम है। तो ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, थैंक हिम। पर ऑफ कोर्स ये मेरे रिलेशन है, मैं किसी का ऐसे फेवर नहीं लेता हूँ। तो फिर भी सच्ची बात है कि आपको लोगों के आगे सच्चाई का वर्णन करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब फिल्म इंडस्ट्री ये फिल्म देखे तो बोले कि ये झूठ बोल रहा है, ये पिक्चर 2 में नहीं बनी, बोले ना। तो फिर मैं आपको रिटर्न दिखा दूँ। हाँ, अगर बोले तो, या तो बोले कि 2 करोड़ की भी नहीं लग रही, बहुत चीप लग रही है, ठीक है, आपको जो बोलना है बोल दो। पर मैंने ये किया क्योंकि मेरे को करना था, और मैंने इसलिए किया क्योंकि आदमी जब 70 का होता है, काम करते करते, दुनिया देखते देखते बोलता है अभी छोड़ो यार, कुछ और करो, कुछ नया करो, कुछ अपने आप को ऐसी पोजीशन में डालो जो आपके लिए कुछ डिफरेंट हो। अब कब तक मैं त्रिदेव बनाऊं या बड़े पैसे लेके लोगों को, मेरे को एंटरटेन तो करना है। तो एक चीज़ है कि मैं 1 करोड़ की बनाऊं या 1000 करोड़ की बनाऊं, मेरा एक ऑडियंस होती है आगे, और मुझे लगता है इसको टिकट की प्राइस सेम होती है। तो इसको मैं एंटरटेन, एक घर जाए ये नहीं बोले कि मेरे को डॉक्टर के पास जाना है एनएसएन खाने कि मेरा सिर दर्द हो जाए। क्यों लोग थिएटर में आते हैं सिरदर्द लेके, कि हमारा सिरदर्द निकले, क्योंकि उनको लाइफ का हेडेक होता है, स्ट्रेस होता है। तो आप पिक्चर में उनको बैठाते हो, आधे लोग तो और स्ट्रेस कर देते। जब बायोपिक्स बनती है तो आप स्ट्रेस में आ जाते हो कि ये पिक्चर देख के बेचारे के साथ क्या हो रहा है। तो मैं कभी कभी आलोक के साथ पिक्चरें देखता हूँ तो मैं बोला मैं स्ट्रेस में आ गया हूँ। तो मैं ऑपोजिट हूँ, मेरा ये होता है आप आओ, भले मैं आपको हंसाऊँ नहीं पर मैं आपको एंटरटेन करूं, भले मैं आपको रुलाऊं नहीं पर मैं आपको एंटरटेन करूं, मैं बस इन्वॉल्व हो जाऊं, बस मैं ये चाहता हूं मैं खो जाऊं। तो अगर आप मेरी फिल्म 7 तारीख को देखेंगे और आप मेरे को सच सच बोलना आप कितने खो गए, और मुझे नहीं लगता कि 100% मेरी फिल्म ठीक है, क्योंकि 100% तो हम सब ट्राई करते हैं, पर ये आप बोलना कि 30% है, 40 है, 50 है, 80 है, जो भी है। पर जब वो पिक्चर एंड होगी तो जब आप कहानी के ऊपर, कंटेंट के ऊपर पूरा देखेंगे तो आप रुक जाओगे। अब आपको सोच के मेरे को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या किया इसने, आपको कंफ्यूजन में मैं ले आऊँगा। क्योंकि वही चैलेंज होता है, जब पैसे नहीं है, कुछ नहीं है हाथ में, तो फिल्म कैसे बनाओगे। पर मैंने 50 ईयर्स क्या काम किया, क्या सीखा हूँ मैं, तो ऐसे ही बैठा हूँ, किसी ने मुझे पैसे दिए, मैंने फिल्म बना दी। You are a director, so then tell the world you can make a film with an Apple camera, do something. अभी एक और कहानी बताता हूँ, अल्फ्रेड हिचकॉक, उनको बहुत क्रिटिसिज्म मिली, जैसे आज मुझे शायद मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उनको लोगों ने बोला, बहुत फिल्में हिट दी थी अल्फ्रेड हिचकॉक, तो उनको कहा भाई आप अच्छे डायरेक्टर दियो। तो बोला क्यों, इससे आप डायरेक्टर नहीं हो, आप एडिटर हो। अब ऐसे नाम के डायरेक्टर हो, अब बड़ी कास्ट ले लेते हो, हर पिक्चर में सस्पेंस होता है, हु डन इट होता है, पर ये टैलेंट आपका एडिटिंग में आता है। एडिटिंग बोलने लगे, तो उन्होंने एक फिल्म बनाई द रोप में बोला अच्छा एडिटर हूँ मैं, पिक्चर काटूंगा ही नहीं। तो उन्होंने उस फिल्म में 9 कट थे, बिकॉज 9 रीलें थी, 9 रीलें। तो 9 रीलों में, क्योंकि रील बदलनी पड़ती है कैमरा में, उन दिनों में तो डिजिटल था नहीं, और उनकी रील जंबो होती थी, 1000 फीट की, 9000 फीट की फिल्म थी, तो 1000 फीट, हमारी 400 फीट के रोल होते थे, तो उनके होते थे 1000 के मिचेल कैमरा। तो उन्होंने उस रोप आप देखिए, एडिटिंग है ही नहीं, और पिक्चर सुपर हिट। उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो परसेप्शन था, परसेप्शन को उन्होंने ब्रेक किया। तो जो आपका मेरे बारे में लोगों का परसेप्शन है कि इसने त्रिदेव दी है विश्व, मैंने दी है, और मैं काम जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, और अब वैसा ही काम जानता हूँ, अभी तो मेरे को बेटर काम आता है, लेकिन फिर आप क्यों नहीं कर रहे। प्रेशर ऑफ लाइफ एंड मनी, कि आपका पैसा नहीं टूट जाए, क्योंकि ये जो मार्केट बदल गया है मेरे आगे, जो मैं देख रहा हूँ, मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं, और अलग अलग ऑडियंसेस आ गई हैं, और अलग अलग किस्म की सोसाइटीज़ बन गई हैं, और अलग अलग किस्म के लोग हैं। वो ठीक हैं, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ, सबकी अपनी ज़िंदगी है। आप जैसे अपनी ज़िंदगी लिव करना चाहते हैं, आपको भगवान ने बनाया, मुझे भगवान ने बनाया, कुत्ता भी होता है उसको भी भगवान ने बनाया, तो यू हैव द फ्रीडम टू लिव योर लाइफ। फॉर मी, आई एम अ कंजर्वेटिव काइंड ऑफ अ डायरेक्टर। मेरे ऑडियंस वही है जो 40 साल पहले थी। तो जब मैं कार में बैठता था, तो मैं जब ऑफिस जाता था पापा के साथ नाज बिल्डिंग,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर था, तो कभी कभी मेरे को जाना पड़ता था, तो घर से नेपेंसी रोड से लैमिंगटन रोड तो सो जाता था। तो ये बेगर्स होते थे, बहुत बेगर्स होते थे उस टाइम, तो हर ये ट्रैफिक लाइट पर टक 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 टक, तो जब आप टायर्ड होते हो तो सेम आदमी आ जाता है रोज, तो पैसे मैं देता हूँ सब, एकदम मैं तंग हो गया, मैं बहुत ही टायर्ड था। तो आया, मैं बोला तू, मैंने विंडो नीचे किया, यार तू देख रहा है मैं सो रहा हूँ और तू मुझे तंग कर रहा है। हाँ, तो मैंने उसको बहुत डांट दिया। हाँ, और मैंने विंडो ऊपर कर दी, तो पीछे पापा हंसने लग गए। मैं बोला आप हंस क्यों रहे हो? तो मेरे को बोलते हैं ये जिसको तूने डांटा है यही तेरा क्लाइंट है तू इसको 10 रुपये देगा, ये खाना भी नहीं खाएगा, ये पहले जाके फिल्म देखेगा। तो ये थिंकिंग होनी चाहिए आपकी ऑडियंस क्या है। तो उस दिन के बाद एक तो मैंने पैसे देने शुरू कर दिए, अभी भी मैं बेगर को दिया रास्ते में, मैं अपने ड्राइवर को बोलता हूँ प्लीज़ यार थोड़े नोट्स रख दे यार, ये आते हैं, सही है, बिजनेस है इनका, या क्या है मैं नहीं जानता यार, शायद ये मेरी पिक्चर देख लेगी औरत। तो ये ऑडियंस आपकी ये होती है, तो उनके दिमाग को आपको समझना है ना, ये क्या है, किसके लिए आप बना रहे हो। वो इंडिया में जाने वाला नहीं है। जो इंडिया का जो कोर ऑडियंस है, जो धरती है, क्या आपको लगता है बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो कैसे बदलेगी? तो ये सब चीज़ें ऐसी होती है कि अब बहुत बदलाव आ गया है, जिससे आप हर प्रोग्राम तो नहीं देख पाता मैं आपका, पर काफ़ी कुछ देखता हूँ, और आप बहुत अच्छा बोलते हो और बहुत आप ऑथेंटिक बोलते हो, आप बहुत अच्छे सवाल निकालते हो जिससे आप बात कर रहे हो। तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि जो आप मेरे से पूछ रहे हो मैं ऑनेस्टली आंसर करूँ। शायद मेरा आंसर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है सर, मैं शायद मेरा आंसर गलत भी हो, लेकिन कहने का ये मतलब है कि ऑडियंस के लिए तो फिल्म 100% नहीं बन रही। अभी मैं क्या बोलूँ, एक चीज़ हम एडमायर इसलिए कर रहे हैं, देखिए मैं सिनेमा के लिए जर्नलिस्ट हूँ और सिनेमा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप जैसे लेजेंडरी फिल्म मेकर इस पर्टिकुलर पड़ाव पर आकर जो आप कह रहे बार बार यू आर 70 ईयर्स, अगर मैं बोलूँ तो हम एडमायर कर रहे हैं और इंस्पायर्ड हो रहे हैं ये देखकर कि आप फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, आप क्राफ्ट के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, दैट्स मैटर, दैट मैटर्स मोस्ट। यस, और दूसरी चीज़ ये है कि आप बोलते हो क्या बदलाव आना चाहिए। 2 चीज़ें तो कर सकते हैं सब लोग। एक तो एडिटिंग प्लीज़ करो ठीक तरह। क्या अगर आपकी पिक्चर लंबी है, कितनी मैं पिक्चरें देखता हूँ इतनी अच्छी होती, फिर कहीं भटकती है, ये भटकती है, कहीं सीन नहीं चाहिए आ रहा है, कहीं कुछ चाहिए, सेल्फ इंडल्जेंट होते हैं या उनको लगता है ये ज़रूरी है, आई डोंट नो। फिर कहीं एडिटिंग में मिस्टेक है और वही मिस्टेक आ जाती। स्क्रीन प्ले में तो थोड़ा ध्यान दे दो स्टोरी पर। तो ऐसा नहीं होता कि थॉट गलत है, पिक्चरें अच्छी हैं, बट दे आर स्लिपिंग, दे आर ऑन अ स्लिपरी स्लोप। पहले आप देखोगे तो फ्लॉप फिल्में होती थी, एवरेज होती थी, गुड होती थी, वेरी गुड होती थी, एक्सीलेंट होती थी। फ्लॉप होती थी, पैसा कमाती थी। आज फ्लॉप फिल्म पैसा नहीं कमाती। सर मैं आपका ध्यान है ना थोड़ा नॉस्टैल्जिक मोड पर ले जाना चाहूँगा। 2 चीज़ें। हाँ, सबसे पहली चीज़ जो है मल्टी स्टारर फिल्मों का आपने एक ग्रैंडर तरीके से आपने फिल्म बनाया, गाने स्पेशली विजू शाह के म्यूजिक। 90s के दौर में मेरे ख्याल से 90 करोड़ से भी कम की आबादी थी उस वक्त। करेक्ट। और उस वक्त की अगर मैं बात करूँ 30% से ज़्यादा जो लोग थे पॉवर्टी लाइन में थे। उस आबादी के हिसाब से देखा जाए 2.5 से 3 करोड़ का जो फुटफॉल था बहुत बड़ा माना जाता है। जो आज के दौर में कई फिल्में नहीं कर पाती। आज तो हम 1.5 अरब की आबादी है और 3% की ही पॉवर्टी लाइन है। बहुत कम है। हाँ, फिर इन कंपैरिजन। तो मोहरा मैं जानना चाहूँगा, मोहरा को आपने कैसे एग्जीक्यूट किया? उसकी बहुत सारी बातें होती है, चाहे कितने भी आप गाने ले लीजिए, रवीना टंडन के साथ अक्षय कुमार का सीक्वेंस हो या फिर तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, और आपकी फिल्मों में नसीर साहब जो है वो होते थे। मल्टी स्टारर फिल्में और मोहरा की अगर मैं बात करूँ, उससे आप कैसे बयां करेंगे ये मल्टी स्टारर और एक बड़ा अचीव करना फुटफॉल को? उन दिनों में बहुत एग्रेसिव होना पड़ता था, एग्रेसिव। तो आप जब फिल्म कमर्शियल फिल्म बना रहे हो तो इट इज डू और डाई। तो आपको उस वक्त हर एक चीज़ देखनी पड़ती थी, कोई टेक्निक इतनी सॉलिड नहीं थी। आज टेक्निक सॉलिड है, तो आपको पता था कैमरे में कचरा भी आ सकता है, शॉट बाद में ख़राब भी हो सकता है, फोकस भी जा सकता है। आज तो आप सब मॉनिटर में देख रहे हो, तो एक्टर्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंट उस वक्त भी था, आज भी था। तो आपका क्रिएटिव माइंड था, आपका माइंड डायरेक्टर का, वो सही होना बहुत ज़रूरी था कि हर डायरेक्टर अपने नज़रिए से सोचता है। तो
आपने अपने आप को कैसे मैनिफेस्ट किया, क्या सोच के आप बड़े हुए, सिनेमा को आप कैसे ग्रो हुए, तो उसमें आपका ये होता है कि आपको कमर्शियली आपने कमर्शियल सिनेमा को कितना रिस्पेक्ट दिया, कहाँ तक रिस्पेक्ट दिया, और आप उसको किस हद तक ले जा सकते हो रिस्क लेके। रिस्क तो लेना पड़ता है। तो यही है कि आपके आगे 15 पिक्चरें चल रही हैं मोहरा टाइप की फिल्में, मतलब जो कमर्शियल एक्शन भी होता है, गाने भी होता है, और आपको बेटर करना है। अब बेटर कैसे किया जाए, तो हर एक गाने पर अच्छी तरह बैठो, हर एक एक्शन को अलग करो, कहानी भी मिलती जुलती होती थी उन दोनों में, यही विलन, तो हर चीज़ आपको डायरेक्टर को अलग करनी पड़ती थी। और ये तो मैं यही कह सकता हूँ कि आई वॉज लकी कि मेरी थिंकिंग वर्क हो गई। अगर मैं ये आपको कहूँगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, या मेरे को सब पता था और हो गया, क्योंकि मैं फुल फॉर्म में था, हर फिल्म में मैं आके अपनी मदर के आगे आके आई हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन कि मेरा क्या होगा, और मैं ख़त्म हूँ, मेरी पिक्चर ये फ्लॉप है। तो वो मेरे को बोलती थी, तू क्यों ऐसे डरता है, ऐसे ही डर रहा है। तो जब मैं अपने ट्रायल देखता था तो मेरे को नींद नहीं आती थी रात को, और मैं ये बोलता था, मैंने दूसरे इंटरव्यूज़ में ये बोला, शायद मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये अभी कैसे बचूंगा मैं। तो ये अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता था किसी को। राज कपूर साहब का कहना है कि जब मैं एडिटिंग करता था तो मैं ड्रिंकिंग 3 महीने बंद कर देते थे। उनको भी अपनी पिक्चर से इतना डर लगता था कि ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो मेरा नाम जोकर क्यों नहीं चली? आपको लगता है कम काम किया उस पर, सबसे मैक्सिमम किया। डू यू नो द ऑडियंस? नो, इट इज़ हिट एंड रन। इट इज़ अ हिट एंड, आप बेस्ट करो, आप शॉट बाय शॉट कर रहे हो। तो जब आप सीन देखते हो कुछ और निकल आता, जब पिक्चर को जोड़ते हो कुछ और निकल आता। इट इज़ जस्ट यू हैव टू पुश योरसेल्फ टू द लिमिट इन अ फिल्म, टू द लिमिट। आप शूटिंग करो, उसको देखो, फिर शूटिंग करो, उसको देखो, जोड़ो, देखो, फिर आप रोज़ रात को सोचो कल का मेरा सीन है, मैं क्या करूँ, कल का मेरा सीन है, कुछ मैं बेटर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। एवरी सेकेंड इट इज़ अ मैडनिंग जॉब, एवरी पर्सन कांट डू दिस। जब जाके आपका इतना उसके ऊपर फोकस होता है, क्योंकि और चीज़ों पर फोकस नहीं होता है। तो अगर आप दूसरी चीज़ों में बिज़ी हो, इंडस्ट्री में तो लोग बहुत चीज़ों में बिज़ी होते हैं, तो अगर आपका ध्यान इधर उधर है तो आप गए। सर, आपकी जो भी फिल्में आई हैं, जो भी हम 90s के बड़े सुपरस्टार्स देख रहे हैं, आप अभी भी कनेक्टेड हैं, या फिर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि उनके साथ कोई प्रोजेक्ट आप ज्वाइन करें, ऐसा कुछ चल रहा है? मेरा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सनी देओल सर है, अक्षय कुमार है, बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं सर। अक्षय कुमार जी तो बहुत ही अच्छे आदमी है और बहुत हार्ड वर्किंग, अच्छे मतलब हार्ड वर्किंग, उनके जैसा नहीं देखा मैंने। सुनील शेट्टी, बोथ ऑफ देम आर इक्वल हार्ड वर्किंग, और अक्षय कुमार डिसिप्लिन्ड है उसके ऊपर से, तो वो टाइम पर आएंगे जाएंगे। और उनकी एक खूबी ये है कि वो जब शॉट पर आते, काम पर आते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो फ़ोन वोन देखते होंगे, मुझे अभी नहीं पता। तो वो फोकस में रहते हैं, पर शायद वहाँ से जब निकलें तो क्या उनकी लाइफ होती है, घर की फैमिली लाइफ, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो डेडिकेटेड तो हैं। उस वक्त मोहरा बहुत डेडिकेटेड, कुछ याद आ रहा है? बहुत डेडिकेटेड। अरे जब मेरे एक्शन सीक्वेंस होते थे, मैं क्या बोलूँ, तो ये वहाँ पर जब 2 घंटे की फिजिकल रिहर्सल करते थे, 2 घंटे पहले खुद अपने आप को जंपिंग लाइक टॉम क्रूज। अभी मैं देखता था उनको, तो मैं इतना रिस्पेक्ट था, हालांकि वो उनको नहीं पता मेरा इतना रिस्पेक्ट है उनके साथ। मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ कि मेरे को उनके ऊपर मेरा रिस्पेक्ट इसलिए है कि वो जो मर्ज़ी बोलें करें, वो बहुत ही फिज़िकली अपने आप को फिट रखते हैं, और अपने आप को माइंड उनका, बिकॉज ऑफ फिज़िकल फिटनेस, उनका माइंड शार्प रहता है। और वो जब सेट पर उन दिनों में आते थे तो उनका कहीं ध्यान नहीं होता, वो फिजिकल पर होते थे, क्योंकि उस टाइम एक्शन सीक्वेंस, अगर वो डायलॉग होता तो डायलॉग याद करेंगे, तो उन्होंने कभी रीटेक भी नहीं दी, डायलॉग याद कर लेते थे पूरी तरह, अच्छी तरह, जो एक्टिंग वो करते थे। तो उनके साथ ज़ीरो प्रॉब्लम आई, कभी लेट, सवाल ही नहीं उठता वो लेट हो। सर, हम मीडिया वालों को भी जल्दी जाना पड़ता है, जब भी मुझे पता चलता है अक्षय कुमार का इवेंट है, तो देखिए मैं सही कह रहा हूँ, जल्दी मुझे जाना। मैं आपको 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ।
तो जी जी जी, तो ये उनकी आज वो अक्षय कुमार क्यों हैं, नहीं तो आज नहीं होते, क्योंकि उनमें ये क्वालिटीज़ हैं। अब वो बोलते हैं उनके साथ काम करेंगे अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। सी मेरे प्रोजेक्ट में एक प्राइस अफोर्डिंग, मेरे को लगेगा नहीं ये नहीं ठीक है, ये नहीं कि वो पिक्चर में हिट नहीं कर सकता या पैसे नहीं आएंगे, पर यू हैव टू, इट्स अ मैथ्स ना एट द एंड ऑफ द डे। तो मुझे नहीं पता, शायद कर लूँ काम एक दिन। मेरे को कोई उनके साथ कोई ऐसा है नहीं, मैं किसी के साथ भी काम करूँगा। सनी देओल तो मेरे फेवरेट है, नंबर 1 फेवरेट है। नसीर को तो मैं ले ही रहा हूँ हर फिल्म, क्योंकि उनके साथ क्या होता है कि पैसे की वो मैं एंड में देता हूँ, वो लेते भी, मतलब मेरा अलग रिलेशनशिप है उनके साथ। वो तो मेरे को फ़ोन आता है कि मेरे को क्यों नहीं ले रहे, मैं क्यों नहीं हूँ फिल्म, तो मैंने बोला इसके बाद आप हर फिल्म में। तो ऐसे मेरे को जो रिस्पेक्ट नसीर साहब ने दी है, मेरे को किसी एक्टर ने नहीं दी, मुझे जो मिली है। पर ऐसा नहीं मेरे को डिसरिस्पेक्ट मिली है, रिस्पेक्ट सब ने दी है, लेकिन मैं काम सबके साथ कर सकता हूँ। लेकिन अभी ये बड़ा सवाल उठता है कि फिर आपने इन लोगों को लिया क्यों नहीं, कि अब मुझे इसका आंसर नहीं है, मेरे पास मुझे नहीं नहीं, वो आपने तो कहा सर वक्त बदलता है, हर चीज़ बदलता है, लेकिन मैं यहाँ पे नॉस्टैल्जिक मोड में आकर आपसे वो सारी बातें पूछ रहा था। मेरा तो बहुत मन, उनको बहुत पसंद, मेरे को याद है, तो मेरी बहुत अच्छी है। मेरी जो शूटिंग्स होती सब एक्टर्स को याद है। जब मैंने अफ्रीका में शूटिंग की, विश्वात्मा की, जो मोहरा में जो सुनील ने काम किया है, आई मीन एक चीज़ बोलूँ, द बेस्ट, द ईजिएस्ट, द बेस्ट फन कहते, जो मज़ा आया मेरे को अपनी लाइफ में, मज़ा, वो मेरे को मोहरा में आया, क्योंकि सुनील वॉज द प्रोड्यूसर। अगर मैं खांसूंगा तो बोलेगा तो ठीक है डॉक्टर लाऊं, अगर वो शॉट नहीं हो रहा बोलेगा क्या प्रॉब्लम है, मैं ठीक करूं। अगर मैं उससे, मतलब ऐसा मैंने आदमी नहीं देखा। सी उस अक्षय कुमार के गुण अलग है, सुनील शेट्टी के गुण कुछ और ही है। वो आपके ऊपर खड़ा हो जाता है, इज माय डायरेक्टर ऑल राइट, वाओ, यू नो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ह्यूमन बीइंग। कुछ भी हो ना कंप्लेन, मेरे को लोकेशन, मेरे को वो वहाँ नहीं मिल रही, अच्छा मैं फ़ोन करके लोकेशन करा देता हूँ, या मैं ये करा दूँ, कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्या हुआ राजीव, अच्छा ये है ठीक है। ही इज स्टैंडिंग विद यू एज अ असिस्टेंट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। पिलर होता है ना, जैसे राइट हैंड मैन, एक दारा सिंह नहीं होता आपके साथ, खड़ा हुआ है कि कुछ गलत नहीं हो रहा चाहिए, मैं हूँ राजीव। तो ये लव होता है, ये ऐसा नहीं कि वो कुछ एक्टिंग कर रहा है या उसको करने की ज़रूरत है, उसको कोई करने की ज़रूरत थी, पर क्योंकि मेरे साथ दोस्ती थी और मैंने कभी कहा नहीं, अभी जैसे आई एम गेटिंग ऑन विद लाइफ और जो मैं पिक्चरें इतने लोगों के साथ कर लिया है, तो सुनील शेट्टी जैसे नसीर हैं, सनी हैं, अक्षय हैं, बॉबी देओल है, इवन अर्जुन रामपाल मेरे फ्रेंड हैं, सबको जब मैं एनालाइज करता हूँ, जैकी श्रॉफ, अनिल, तो सुनील शेट्टी के साथ मेरी आई थिंक क्लोजनेस जो थी एज अ प्रोड्यूसर, नॉट इवन एज अ डायरेक्टर, और एक एक्टर जो है, मुझे पता है अगर छत गिर जाएगी वो खड़ा होगा, कितने एक्टर करेंगे आप मुझे बताओ। तो वो एक जो उसकी इन्वॉल्वमेंट होती थी वो बड़ी अनकैनी है। तो आई डोंट थिंक सुनील नोज ऑल्सो। तो सुनील का ये है कि इज़ वेरी इन्वॉल्व कि फिल्म मेरी फिल्म है, भले वो प्रोड्यूसर नहीं हो, ये मेरी फिल्म है, कभी उसने पैसे नहीं मांगे। तो मेरे आई एम श्योर विद जेपी दत्ता उसने सेम काम किया बॉर्डर में, तो उसने बोला नहीं ये मेरी फिल्म है। तो ऐसा नहीं कि उसको लालच है कि मेरे को सीन दे दो, कि मेरा रोल बढ़ा दो, ना ना ना, वो कभी फिल्म नहीं ख़राब करेगा। इज़ अ जेन्युइन मैन। तो मेरे को ये सब बातें याद आती मोहरा की। तो मोहरा में वो जो दिन है वो वापस नहीं आएंगे। और वो जो सुनील जो है शेट्टी बहुत हंसाता रहता है, इज़ अ जोकर, ओके, ही विल कीप क्रैकिंग जोक्स। तो आप बैठोगे हंसता ही रहता है पूरा टाइम। तो उसके साथ बहुत अगर कभी आप उसको मिलोगे तो आप बोलना राजीव ने बोला बहुत अच्छे जोक्स क्रैक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं बोलूँगा। और हमने देखा है, हमने जब भी उनको कवर किया है, हमने उनकी हॉस्पिटैलिटी को हमने महसूस किया, हमने देखा है। ही इज़ अ जेंटलमैन, और वो आप बहुत दिल से केयर करेंगे। ही इज़ वेरी ब्रॉट अप चाइल्ड। उनके फादर जब मैं घर जाता था तो पिताजी तो मेरे को छोड़ते नहीं थे, राजीव आया, अरे इतना मज़ा आता था उनके पिताजी को मिलके। So I'm like a family to him. I don't meet him that much anymore, but of course we have spent a lot of quality time together in our life and done some good work. और क्या होता है,
सर विश्वात्मा की भी आपने बात की थी, उस फिल्म के अंदर दिव्या भारती जो है मेन लीड की भूमिका में नजर आ रही है। हाँ। आप मोहरा में भी कास्ट करना चाहते थे उनको 1993 में, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे जब आपको पता चला? पहली बात तो ये, जब दिव्या मेरे पास आई उसके बाद 4-5 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, तो सेकंड टाइम आई तो रोई। जब मैंने उसको रोते हुए देखा तो मैं ले रहा हूँ, बहुत स्वीट लड़की थी, उसको मैंने 2-3 पिक्चरों का कॉन्ट्रैक्ट भी किया था, तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है अगर मैं उसको नहीं लेता, दिव्या भारती का जिक्र ही नहीं होता, फिल्मों में होती ही नहीं। तो समवेयर आई थिंक उसका क्रेडिट मुझे जाता है, सब लोग क्रेडिट ले लेते, पर ये क्रेडिट जाता मुझे क्योंकि मैंने इंट्रोड्यूस किया, हालांकि मैंने रोल था नहीं मेरा। तो फिर भी 7 समुंदर पार निकला, उसकी लाइफ का बेस्ट गाना मेरा है, भले लोग क्रेडिट ले रहे। सर पूरी इंडस्ट्री का बेस्ट गाना है। हाँ, तो वो क्लब, कोई भी ऐसा क्लब नहीं हो जहाँ पे ये गाना ना बजे। तो दिव्या भारती को मैंने जो इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद मैंने उनको अगली पिक्चर में लेने वाला था। मेरे को मोहरा में नहीं लेना था क्योंकि वो बिज़ी हो गई थी, तो बिज़ी हो गई थी और मेरे पता नहीं इंट्यूशन में आया, अभी हो गया, अभी इसको साइंड है तो मैं दूसरी कोई लड़की लेता हूँ। तो डैडी ने बोला नहीं तुम्हारे साथ साइंड है, स्टार होगी, तुम क्यों नहीं ले रहे इसको? तो मेरे को पप्पा ने 2-3 बार बोला, तो मैंने बोला ठीक है, आप खुश नहीं हो तो मैं ले लेता हूँ। तो हुआ क्या, जब मैंने नाम कर दी थी एक तरह से, तो दिव्या को पता चल गया था, तो वो मेरे घर आ गई और 2 बजे तक बैठी रही, बोली जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगी मैं जा नहीं रही, फॉर मोहरा। तो मैं बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ले लूँगा, पर ठीक है मैं नेक्स्ट पिक्चर में ले लूँगा। तो बोलती नहीं, मेरे को जो तुम साइंड भी हूँ मैं, इतने 1000 रुपीज़ में मुझे नहीं चाहिए, पर तुम ऐसे कर कैसे सकते हो मेरे साथ? तो ये वो गई ही नहीं। और वहाँ मेरे पास इसके विटनेस है, शबीर बॉक्स वाला बस देर बोलता है क्या करूँ राजीव, क्या कर दे। तो वो किचन में बैठ गई, तो मैं बोला आई एम सॉरी दिव्या, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने आपको दुखाया, और आप ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है आपको ना लेने का, तो आप मुझे डेटें दे दोगी, क्यों आप बिजी हुई? मैं सारी दे दूँगी, मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं बना। तो मैंने बोला ठीक है, पैसे तो खास पैसों में साइन भी नहीं थी, शुरू में थी, तो ऐसा नहीं था कि कोई फाइनेंशियली या कोई पैसे कोई मांग लेता है तो आप नहीं लेता, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और डेट्स भी थी। फिर मैंने 10 दिन शूटिंग की, और उसके बाद आपको पता है क्या हुआ, तो क्या करूँ, फिर वो गुजर गई। और मुझे याद है मैं अस्पताल गया जहाँ उनकी बॉडी थी, मैंने दूर से देखी, आई थिंक मे बी आई वॉज द फर्स्ट पर्सन। तो मैंने बोला अब क्या करें, मुझे फ़ोन आया, मैं भागा हॉस्पिटल, और मुझे नहीं पता क्या हुआ, आई डोंट नो, आई वॉज नेवर इन हर पर्सनल लाइफ, एंड मैं कभी भी उसके घर नहीं गया। माँ बाप आते थे मेरे ऑफिस, और उनके फ्रेंड सर्कल क्या था, या उसने किससे कहाँ शादी की या नहीं की, या दूसरी पिक्चरें किन प्रोड्यूसर्स के साथ कर रही थी, आई हैव नो आइडिया एक्चुअली। तो लोग मेरे से पूछते हैं आपको क्या लगता है, मुझे क्या पता होगा, मैं एक फिल्म करा, मेरे को आप पूछोगे तो मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ क्या हुआ। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर वो आज होती तो जी हाँ, बड़ी सुपरस्टार होती, बिग नंबर 1, क्यों नहीं होती? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्यों नहीं होती? ये अभी ऊपर वाले जो डेस्टिनी कहते हैं ना, जितने दिन लिखे हैं उतने दिन हैं, क्या कर सकते। तो अभी जो आत्मा रही नहीं दुनिया में अभी, उसके बाद अभी अच्छा ही बोलना ठीक है, और वो इतनी अच्छी थी कि जितना बोले उतना कम है। तो ऐसे जो अच्छे लोग होते हैं ना, समय मैंने देखा है वो निकल जाते हैं दुनिया से, आउट ऑफ, जल्दी निकल जाते हैं जो अच्छे होते। तो ये अभी कुदरती ये दुनिया बनी ऐसी है, तो इसका कोई जवाब नहीं है। तो दिव्या को मैंने पहले, रूमर नहीं है, मैंने इंट्रोड्यूस किया, फिर मैंने मोहरा में भी लिया, मेरे पास वो रशेज़ नहीं है और पिघल जाता है नेगेटिव, तो लोग बोलते हैं रशेज़ दो, उसका देखो कहाँ से देखो, पिघल जाता है नेगेटिव हीट में, तो कुछ भी नहीं है, मटेरियल नहीं है। तो वो एक अभी एक मतलब हिस्ट्री है, और मेरे को आगे बढ़ना था फिल्म के साथ क्योंकि मैं बीच में था। तो फिर मैंने रवीना को कास्ट किया, और मेरे को उनके साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा। रवीना टंडन, उनकी किस्मत में थी ये फिल्म, और वो बहुत ही फ़ाइन एक्ट्रेस है, बिल्कुल 1% तंग नहीं किया, और मेरे आज भी मुझे रिगार्ड है उनका बहुत ज़्यादा। तो मेरे को कभी क्या है, किसी ने तकलीफ़ नहीं दी एक्टरों ने। तो कई बार लोग बोलते हैं कोई कंट्रोवर्सी सुनाओ, या कोई कॉम्प्लिकेशन बताओ, या कुछ ऐसी इंसिडेंट बताओ,
लोग सुन के गॉसिप बताओ, क्या गॉसिप बताओ, सब तो पेपरों में लिखा हुआ है। तो इनके बारे में क्या बोलूँ, सब मेरे दोस्त हैं। आई हैव हैड अ वेरी गुड रिलेशन विद ऑल एक्टर्स। और मैं अभी जब कुछ बोल भी देता हूँ थोड़ा सा, तो हेडलाइन में नेक्स्ट से कुछ और आ जाता है। तो अभी मैंने अमित जी का इंटरव्यू दिया, तो इंडिया टुडे लिखता है आई एम वेरी एंग्री होते, मैंने कुछ बोला ही नहीं है सर। तो मैं पढ़ रहा हूँ यार, क्यों लिख रहे हो तो यार, मैं अमित जी से कौन होता हूँ एंग्री होने वाला। तो ये चीज़ें ऐसी हो गई कि सब जर्नलिज्म भी सर आउट ऑफ हैंड हो गया है। तो इसलिए हम जैसे लोग हैं ना डिजिटली, इसलिए तो मैं आपको प्रेफरेंस दे रहा हूँ और आप क्यों बैठे हुए। ओके सर, जो भी आपने फिल्में बनाई हैं और जो भी गाने हैं, आज तो हम कल्ट मानते हैं। जी हाँ, थैंक यू। और हमारे दिल में है। थैंक यू। आप कहीं भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपने किसी फिल्म में आपने अपनी फिल्म के गाने आपने देख लिए, या फिर रेडियो पे बजते हुए आपने ये सारी चीज़ें सुनी, आपको महसूस कैसा होता है पर्सनली? मैं एक्चुअली ऑफकोर्स अच्छा ही लगता होगा, लेकिन फिर भी वेरी नम। मैं ना खुश नम मतलब हाँ इमोशन। हाँ, मैं एक तो जब 4 साल से इंडस्ट्री में, मतलब पैदाइश, तो मैं 4 साल था मैं स्टूडियो में हूँ। तो मैं 4 साल से, जब से मेरी आँखें खुली, मैं लोगों को देख रहा हूँ, सक्सेस देख रहा हूँ, फेलियर देख रहा हूँ, और गाने बजते हुए देख रहा हूँ। आई मीन ओपी नहीं कर रहा, मैं फैन ऑफ ओपी नहीं है, मुझे तो बहुत मज़ा आता था उनके गाने सुन के। और फिर आर डी बर्मन। तो मैं ये म्यूज़िक, कितने लोगों के म्यूज़िक पर बड़ा हुआ, मैं इंग्लिश म्यूज़िक बहुत सुनता था। तो इतना सुन के जब मेरे गाने में खुद की सुनता हूँ तो आई एम इम्यून। और मैं मैंने अपने गाने इतने सुन लिए हैं कि अगर मैं 10 साल के कभी कुछ सालों के बाद सुनूँ तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, पर अगर मैं रोज़ सुनूँ मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो एक दिन मैं दुबई में था, तो किसी ने गुप्त का लगा दिया सीडी, बोला कैन आई पुट योर म्यूज़िक, को बहुत बड़ी अच्छी गाड़ी थी, तो स्पीकर सिस्टम, ये सिस्टम, तो उसको लगाना था क्योंकि मैं बैठा था। तो हाँ लगा दो। तो मैं अपने गाने सुन के हैरान हो गया, मैंने किया, भगवान कसम मैं झूठ। तो मैं घर आया, मैंने बोला ये म्यूज़िक मैंने क्रिएट किया है। मतलब मुझे पूरा दिन मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मेरा म्यूज़िक है। आपकी फिल्म का है सर गुप्त, और इट्स अहेड ऑफ टाइम। अरे मैं खुद सुनता हूँ, मुझे वो नोट्स सुनाई देते, कई बार इंस्ट्रूमेंट्स याद देते, मेरे को तो ये याद ही नहीं, मेरा गाना मेरा है, मुझे पता है, फिर मैंने इतना अच्छा गाना बनाया है। जो भी है ये म्यूज़िक क्वालिटी की मेरी है, तो मैं वही चाहूँगा बने जैसे मैं चाह रहा हूँ। तो वो तो मुझे पसंद आनी चाहिए। तो जब मैंने गुप्त, मुझे याद है दुबई में, तो मैंने बोला यार जब भी तुम आओगे मेरे को पिकअप करने के लिए साल में एक बार, प्लीज़ ये लगा दो, तो मेरी ज़रा मुझे याद आए मैंने क्या किया है। तो ऐसे होता है, कई बार अच्छा लगता है, और कई बार आपको कुछ ठीक है नॉर्मल है। मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू, दिल की राहों में तू, रात दिन सुबह शाम। क्या बात है सर। कहते चीज़ें बनती नहीं हैं रवि जी, बन जाती हैं। एक दोस्त ढूंढता हूँ दोस्ती के लिए। तो ये बन जाती, ये बनती नहीं है, एक काम करते करते बन जाती। एक बीच में तो सर हमारे बॉबी देओल सर एक क्लब में जाकर खुद डिस्क जॉकी बनकर वो गाना प्ले कर रहे थे गुप्त के। या क्यों नहीं, उनका बेस्ट ट्रैक सुन के हैं, और बॉबी को रख के माइंड में ही मैंने गाने बनाए हैं, तो बजाएंगे ही, और बजाना चाहिए उनको। तो ये है, अच्छे समय गुजर गए, और अभी मैं आई एम हैप्पी कि जब मैं फिल्मों में लौटा, आप जैसे लोग मुझे याद रखे हैं, याद रखते हैं, और एटलीस्ट आप फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है, हमारे लिए बड़ी न्यूज़ है। ठीक बात है, होनी भी चाहिए। एंड वी आर कंसिडरिंग कि आप जो भी बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, और एक एक्सपेरिमेंट की तरह आपने लिया है, बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है। हम तो अब उम्मीद करेंगे और आप फिल्में बनाएं, करूँगा, और अलग अलग बनाएं, ट्राई करूँगा बिल्कुल। सिर्फ एक बार ये थोड़ा सा मेरे को, ये दो हैं पिक्चरें, पार्ट 1 एक जनवरी में आएगी, 2 बना चुका हूँ मैं एक साथ। तो ये देखने के बाद मैं देखूँगा भाई, हाँ मैं सही दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं। तो एक बार मुझे थोड़ा लगेगा हाँ मुझे सही आंसर मिलेगा, तो क्यों नहीं बनाऊँगा। ये तो मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, करूँगा ही, ये मेरा काम है। तो काम से क्यों भागूँ, भले जूते पड़े। तो कृष्ण भगवान ने यही कहा था ना कि कर्म तो करो, रिजल्ट क्यों देखते हो। तो ये तो मुझे करना चाहिए ना।
तो आप छोड़ दो ना, ऑडियंस भगवान है, ऑडियंस के ऊपर छोड़ दो। तो ये कुछ इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो इतनी पिक्चरें आ रही हैं, 2 मिनट के लिए मानो मेरी फिल्म नहीं चलती है, तो आपको क्या लगता है 5-10 दिन से ज़्यादा लोग याद रखेंगे या नहीं चली? अरे लोग गुजर जाते हैं, 10 दिन के बाद लोग नहीं याद रहते जो गुजर गए। इसलिए हमारा 13वां दिन होता है, क्योंकि कहते हैं 13वें दिन के बाद किसी को याद नहीं रहता कौन गया, तो 13वां दिन करो। तो ये तो दुनिया है, किसने क्या याद रखना है। हाँ, सक्सेस हो जाती है तो चीज़ बचती रहती तो लोग याद रखते। तो सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, पर अगर फेलियर होती तो आप अपने आप को कमरे में बंद करो, हाथ आंखें बंद करो, पिलो में डालो, भूल जाओ, लोग भी भूल जाएंगे और चलो आगे बढ़ो। तो वी डोंट वांट नहीं चले, बट कोई हाथ में तो नहीं है, समझ क्या कह सकता हूँ। अभी फिल्म बनाएंगे देख देख के, तो कोई फिल्म मेरे को अपनी अच्छी तो लगती नहीं एंड में। तो आपकी कोशिश यही रहती है कि बस उसके ऊपर लगे रहो, उस काम को छोड़ो मत। और 2 करोड़ बजट है या 20 है या बोलता 200 है, जितना बजट ज़्यादा है उतना स्ट्रेस ज़्यादा है और उतनी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। मेरी भी, अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं है। क्योंकि अगर मान लो 10-20 करोड़ बिजनेस हुआ, मान लो, तो आप क्या बोलेंगे? अब 2 चीज़ें हैं, आप या तो ये बोलोगे कि राजीव राय की पिक्चर की बिजनेस 10 करोड़ तो बहुत कम है, पर अगर 2 करोड़ में बनी तो आप क्या बोलोगे? तो आप क्या बोल सकते हो? 10 करोड़ इज कंसिडर्ड एज पर द बजट, ब्लॉकबस्टर। यस, तो मेरा यही कहना चाह रहा हूँ कि मैंने मैथ्स को लेके फिल्म बनाई है कि मेरे नाम के अगेंस्ट फ्लॉप ना आ जाए। तो अगर मेरे नाम के अगेंस्ट फ्लॉप नहीं आए तो बजट लो करो कि मैं वो ब्रिज क्रॉस कर लूँ। जनता भी है ना सर, वो देख रही है, वो समझती है कि आपने इतने कम बजट में, आपने आज के दौर के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, लेंसेज के साथ आपने शूट किए हुए हैं, और फिर भी वो दिख रहा है, वो सिनेमा में फ्रेम में दिख रहा है। तो लोग ये बात को भी समझते हैं कि वो क्राफ्ट कैसा है, उसका बजट क्या है, वो जो प्रोडक्ट बना है उसकी लागत क्या है, वो सब देखती है और उसको कंसिडर करती है। यस, आई होप, यस, आप सही कह रहे हो। और मैंने ये बनाई क्यों? बिकॉज आई हैव फेथ इन द जजमेंट ऑफ द ऑडियंस, और आई हैव फेथ। और यही मेन बात है कि आप फिल्म बना रहे हैं। यस, थैंक यू। कम से कम आप फिल्म बना रहे हैं। चलो, मैंने इतने इंटरव्यू दिए जो आपने इतने प्यार से मुझे रिस्पेक्ट दी, और ये कहा कि मैं इतना खुश हो रहा, आपके चेहरे में जो स्माइल है और जो आप इतने जेन्युइनली मुझे कह रहे हो, चलो आप फिल्म बना रहे हो, मेरे को किसी ने कहा इतने प्यार से, तो ये आप मेरा आज दिन अच्छा जाएगा। नहीं, ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूं, आप बना रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इंग्लिश में कहावत है, यू मेड माय डे, क्योंकि इतने आपने जेन्युइन अफेक्शन से मुझे कह रहे हैं कि आप फिल्म बना रहे हैं, आप दिल से कह रहे हो, और मैं देख रहा हूँ, और मैं यही सुनना चाहता हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूँ कि लोग यही बोले, चलो आपने फिल्म तो बनाई, तो मेरे कान तरस से रहे हैं सुनने के लिए जो आपने कहा, चलो कुछ नहीं है, अच्छी है बुरी है, तो आपने फिल्म तो बनाई। और हम इंस्पायर्ड भी हो रहे हैं ये सब देखकर कि आप फिल्म बना रहे हैं, और इस स्टेज में आकर आप फिल्म बना रहे हैं, और आज भी आपके अंदर वो डेडिकेशन, वो एनर्जी, वो कह सकते हैं ना, वो पैशन, वो आपके नजर आ रहा है। वो तो है, वो झूठ क्यों बोलूँ। एंड हम जो सिनेफाइल्स होते हैं सर, हम इसी को ही ज़्यादा एडमायर करते हैं, हम इसी को ज़्यादा सराहते हैं, और वो आप वो कर रहे हैं, तो इसके लिए तो अगर मैं आपको जर्नलिस्ट का रोल दूंगा अगली पिक्चर में, आप कर लोगे? अरे करेगा, अरे मैं एक्टिंग बिल्कुल नहीं करना चाहता लाइफ में, लेकिन एक सीन दे दो तो क्या आप कुछ बोल रहे हैं ऐसा जो बोल रहे हैं? हाँ, मैं अपने किरदार को, मतलब जो रियल लाइफ में करता हूँ वैसा कुछ मिल जाए तो मजा आ जाए। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, दांत और बियर्ड, जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे लगता है जब बड़े पर्दे, मतलब छोटा सा दूंगा एक कोई ऐसा ही रोल जो आप रियल लाइफ में करते हो, तो बड़ा मजा आएगा। देखेंगे कुछ होगा, जो आलोक को बोलूँगा नंबर दो, मैं भी सुनील शेट्टी जैसे कुछ करूँगा अपने जो भी सीन्स होंगे। सुनील शेट्टी का जरूर इंटरव्यू लीजिए और उनको कहिए मैंने क्या कहा उसके बारे में, है ना। और कुछ भी पूछना है पूछिए, और कुछ है? बस मैं यही चाहूँगा, मैंने इतना आपसे पूछा है, मैं सोचा कि बहुत छोटा कन्वर्सेशन हो पाएगा आपसे, क्योंकि आपका बिजी शेड्यूल चल रहा था, लेकिन फिर भी आपने काफ़ी वक्त दिया, तो इसके लिए तो मैंने आलोक को बोला ये आ रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं इनके प्रोग्राम, अब जो जिसको भी बुलाओ कोई प्रोग्राम मत रखो आगे, 2 घंटे छोड़ दो, क्योंकि 10 मिनट में कोई काम नहीं होता। मैंने एक्चुअली में जो आप जो सराहना कर रहे हैं मेरे काम की, अगर मैं बोलूँ तो मैं एक ऐसा जर्नलिस्ट हूँ जिसने एक इनिशिएटिव लिया था, जो रियल ऑडियंस होती है, जी हाँ, जो पैसा पसीना
पसीने से भरा जो नोट देकर जो फिल्म देखती है ना, सही कह रहे मैं उन लोगों का रिएक्शन लूंगा। हाँ जी। और सबके सामने वो बहुत अच्छा opinion रहेगा। लो। वो मैंने किया। और आपकी फिल्म का भी मैं वही करूंगा, वो मेरे को बहुत कोशिश अच्छा करूंगा। लगता है, क्योंकि वो रिएक्शन ही रियल रिएक्शन होता है। तो लोग यहाँ बोलते हैं पेड था, वो पेड है, ये पेड है। मेरे को आज किसी ने पूछा आप भी ब्लॉक बुकिंग करोगे, ये टिकटें फाड़ोगे? ऐसे भैया नहीं, मेरे नहीं चलेगी। तो मैंने जर्नलिस्ट जी को बोला भाई एक काम करो, जो मेरा पहले दिन का कलेक्शन है, मैं आप जो बोलोगे वो मैं डालूँ। बोला है मैंने, ऑन रिकॉर्ड है। तो ये मेरे को काम नहीं करना। जो जेन्युइन लोग आएंगे प्लीज़ उनसे पूछो, क्योंकि मेरे को भी सुनना है, क्योंकि मैं तो वहाँ नहीं खड़ा हो सकता। बोलेंगे राजीव राय, तो मेरे को तो बुरा बोलेंगे नहीं, और जो भी बोलना होगा वो सच बोलेंगे कैमरे के साथ। तो इट्स गुड, क्या है उसमें बड़ी अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच सर। अब यहाँ पर क्लोजिंग नोट के साथ ये कहूँगा कि आप ऐसे ही फिल्म बनाते रहिए। और हम सभी देखिए, आप भले ही ये फिल्म बना रहे हैं, लेकिन एक तहलका सा मचा था और है कि राजीव राय आ रहे हैं। ठीक बात। ठीक है, अब जैसे भी आ रहे हैं, आपने बता दिया कैसे आ रहे हैं, जी हाँ। किस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर आ रहे हैं, और आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, सब आपने बता दिया, वो क्लियर हो चुका है। ठीक है। अब हम ये उम्मीद करें आप फिल्म बनाते रहे, ये जरूरी है। तो थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया और आपने नॉस्टैल्जिक मोड में भी आकर आपने बहुत सारी बातें शेयर की। जी हाँ। और दिल से आपने बातें शेयर की है, और जनता आप देखेगी, आप समझेगी कि कैमरामैन तो स्माइल कर रहे हैं, खुश है। आपको भी बता दो कितना शांत बैठा है मेरी वजह से। उसको बुला लो ना इधर। आना चाहोगे? आ जाओ। आ जाओ, एक स्माइल दे दो, पीछे खड़े हो जाओ, आ जाओ, कैमरा छोड़ के आओ, एक स्माइल दो। यहाँ पे बैठो। ओके, फील्ड में हो? He's basically यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पीछे आओ। इनका नाम ही है तमिल। तमिल फ्रॉम तमिलनाडु। लैंग्वेज का ही नाम है तमिल। इधर लेकिन ये सारी सिनेमा देखता है। हाँ, ये तमिल है इनका नाम। अभी आप कट जाएगा आपका सर, थोड़ा पीछे नीचे आओ ना। तो ये देखिए, ये फैन है मेरे। तो जब मैं आया इधर, तो इन्होंने मेरी बोलते, मैं हिंदी भी नहीं जानता, मैंने सब पिक्चरें देख ली आपकी। तो मेरे को तो किसी ने भी कहा, बोलता सब 15 बार देखी। गुप्त कितनी बार? 15 बार देखी। तो ये जो होता है ना, ये रियल लोग होते हैं जिनके लिए मैं फिल्म बनाता हूँ। तो रवि साहब ने कहा कि मैं इनको लाया हूँ क्योंकि इन्होंने बोला मेरे को राजीव से मिलना है। तो मिल भी लिया, कैमरा भी फेस हो गया, और ये मेरी पिक्चर देखी, ये पसंद करेंगे मेरी फिल्म। ठीक है भैया। सो ये फैंस है सर आपके, और ये आपने अर्न किया है। थैंक यू, ये बड़ी बात है सर। और गाइस, राजीव राय सर बहुत दिनों बाद मेरे ख्याल से फिल्म लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो इनकी एक्सपेक्टेशन है ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि ये कोशिश कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, ये हमारे लिए, हम सिनेफाइल्स के लिए बड़ी बात है। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर की सारी बातें, आपने ओपिनियन, कन्वर्सेशन, आपने जो सुना है, उस पर आपकी क्या राय है? आप कितने एक्साइटेड इनकी फिल्म को लेकर? सारी बातें लिखें, और आपके क्या नॉस्टैल्जिक मोमेंट है इनकी फिल्मों से रिलेटेड, वो सारी बातें लिखें हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों, देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ विद द ग्रेट फिल्म मेकर ऑफ इंडियन सिनेमा, राजीव राय। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, ट्राई करूँगा सबके कमेंट्स। तो आप कमेंट्स देंगे, मैं देखूंगा डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू।